हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका एग्ज़ाम T20 चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आई होप आप सभी लोग बेहतर ढंग से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम अब नज़दीक है, 20 दिन ही बचे हुए हैं एग्ज़ाम को। 14 मई को है और उसी की टेस्ट सीरीज़ इस चैनल पर चल रही है। दृष्टि की ये टेस्ट सीरीज़ आपको बाइलिंगुअल मिल जाएगी। अभी हिंदी वर्जन की ये क्लासेस मिल रही हैं और आपको इंग्लिश की भी टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। आप चैनल पर विज़िट करके बाकी टेस्ट सीरीज़ देख सकते हैं। आज जो टेस्ट सीरीज़ है इसमें सामान्य अध्ययन को ही हम सॉल्व कर रहे हैं। 2 घंटे का समय दिया गया है। 100 क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी जो तैयारी है उसको जज करने के लिए टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाएं। आखिरी समय में टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करने से आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। आप वहाँ पर जब प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं होगी, क्योंकि आप इस तरह के पहले भी प्रश्न पत्र सॉल्व कर चुके होंगे। आप चाहें तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं वो आप एक शॉर्ट नोट बना करके लिख सकते हैं कॉपी पर। और अगर आपको इसमें अच्छे प्रश्न आप सॉल्व कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से और अच्छा स्कोर कर रहे हैं तब तो बेहतर है। अगर स्कोर अभी नहीं अच्छा आ रहा है तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। इस टेस्ट सीरीज़ के साथ आप इसकी प्रिपरेशन करिए और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहे हैं कोशिश कीजिए कि अगली बार वो आपसे गलत ना हो। इस तरीके से आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए बिना देर किए इन प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में कथन वाले प्रश्न आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब जितने भी प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं वो ज़्यादातर कथनों पर आधारित होते हैं। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनमें हमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट हमें दिया गया है सैगिटेरियस ए। ठीक है, सैगिटेरियस, इसको SGR-A से डिनोट करते हैं। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप EST जिसको बोलते हैं उसके द्वारा चित्रित किया जाने वाला पहला सुपरमैसिव ब्लैक होल है। और दूसरा स्टेटमेंट दिया गया EST ने सैगिटेरियस A की छवि बनाने के लिए वेरी लॉन्ग बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री इस तकनीक का इस्तेमाल किया है। और हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए, जो सैगिटेरियस A है इसको बताया जा रहा है कि एक ब्लैक होल है पहले स्टेटमेंट के तहत। देखिए, जो पहला कथन है इसमें गलत दिया गया है, दूसरा कथन सही दिया गया है। क्यों? चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, EST क्या है? यह एक प्रकार की दूरबीन नहीं है सिर्फ। इसमें क्या है, विश्व के 8 शक्तिशाली टेलीस्कोप जो दूरबीनों का एक संघ है ये EST, है ना, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। अब इसके ज़रिए से क्या किया गया है, तो दूसरा जो है इसमें वेरी लॉन्ग बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री यह एक तकनीक यूज़ की गई है छवि बनाने के लिए ब्लैक होल की, जो सुपरमैसिव ब्लैक होल है। तो सेकंड ऑप्शन तो हमारा सही दिया गया, सेकंड स्टेटमेंट। किंतु पहला इसलिए गलत हो जाता है कि जब इस तकनीक का उपयोग करते हुए जो छवि बनाई गई थी 2019 में वो सैगिटेरियस A की नहीं, वो M87 की बनाई गई थी। ये क्या है, ये आकाश गंगा का जो केंद्र है, केंद्र में स्थित ब्लैक होल है वो है मेसियर 87। इसको किससे डिनोट करते हैं, M87। और इसकी क्या की थी, इसने सबसे पहले इसकी छवि बनाने में मदद की थी। तो यहाँ पर दिया गया है हमें सैगिटेरियस A, और सैगिटेरियस A क्या है, ये बहुत ही आकार में छोटा है किससे, मेसियर 87 से। तो ये सुपरमैसिव ब्लैक होल नहीं है। तो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के द्वारा किसका, मेसियर 87 का क्या किया गया था, छवि बनाने में इसका इस्तेमाल किया गया था। यह एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है मिल्की वे का, हमारी जो आकाश गंगा है। और जो सैगिटेरियस है ये M87 से काफ़ी दूर स्थित ब्लैक होल है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार आप फिर से वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न दिया गया टोमेटो फ्लू के बारे में। इस बार हमने ये एक तरह की बीमारी देखी थी बच्चों में, काफ़ी ज़्यादातर फैली हुआ था ये फ्लू, टोमेटो फ्लू के नाम से जान रहे थे। इसमें क्या हो रहा था, छोटे छोटे जो बच्चे हैं और जिनकी इम्यूनिटी वीक है, उस तरह के कुछ वयस्क हैं, उनमें रेड कलर के फोड़े फुंसी टाइप के निकल रहे थे। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, टोमेटो फ्लू। और इसमें क्या होता है, त्वचा में जलन हो रहे थे, चकत्ते पड़ रहे थे, पेट में ऐंठन सी हो रही थी, बच्चों को बुखार बहुत ज़्यादा, और वायरल फ्लू जैसे होता है, कोल्ड जैसे, वैसे कुछ लक्षण इसमें दिखाई दे रहे थे। तो अब उसी पे बेस्ड हमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। यह केवल छोटे बच्चों में होता है, और दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है इसके उपचार के लिए विशिष्ट दवा उपलब्ध नहीं है।
ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट दिया गया है, किंतु पहला गलत दिया गया। अभी मैंने आपको बताया केवल छोटे बच्चों में नहीं हो रहा था, ये जो कमज़ोर प्रतिरक्षा वाले जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक थी उन वयस्कों को भी यह प्रभावित कर रहा था। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा और स्टेटमेंट जो दूसरा है वो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जीव विज्ञान से है और देखिए पेपर में साइंस से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादातर वो रिपीटेड भी होते हैं। अब यहाँ पर जो हमें प्रश्न दिया गया है, कुछ जीव दिए गए हैं और उनकी प्रजनन की विधि दी गई है जिसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब जो जीव है उसमें कवक दिया गया है, हाइड्रा दिया गया है, फ्लैटवर्म दिया गया और अमीबा दिया गया और इसमें पूछा है किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। देखिए प्रजनन की 2 विधि होती है। पहली विधि कौन सी है? एक है अलैंगिक जनन जिसको एसेक्सुअल बोलते हैं रिप्रोडक्शन, एक है अलैंगिक, और दूसरा होता है लैंगिक जनन, ठीक है, जिसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं। अब अलैंगिक जनन क्या होता है? इसमें देखिए केवल एक ही कोशिका रिक्वायरमेंट होती है, केवल एक ही कोशिका से हो सकता है। किंतु जो लैंगिक जनन है इसमें क्या होता है, 2 कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, मतलब 2 माता पिता जिसको बोल रहे हैं, एक माता और एक पिता, 2 तरह की कोशिका होती है। किंतु लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। अब लैंगिक जनन की विधियाँ कौन कौन सी हो सकती है वो समझते हैं। देखिए मुकुलन हो सकती है जिसको बडिंग बोलते हैं, बीजाणु समासंग होता है जिसको स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स का निर्माण होता है और नए क्या होते हैं, बीजाणु बन जाते हैं, नए जीव उनको जन्म देते हैं। पुनर्जनन होता है, क्या होता है कि कोई जीव अगर टुकड़ों में खंडित हो गया है तो एक नया जीव बना लेगा, रीजनरेशन है ना, कभी मरता ही नहीं है। द्विखंडन क्या है, 1 से 2 बन जाते हैं, 2 से 4 हो जाएंगे, इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन, ठीक है। इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं, ऐसे बहुत से हैं लैंगिक जनन के और भी विधियां हैं, किंतु यहाँ पर हमें जितने दिए गए हैं उनमें हम लोग समझ लेते हैं। मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन करती जा रही हूँ कि यदि अगर अगला कोई प्रश्न ऐसा आए तो आप अच्छे से उसको समझ सकें। अब यहाँ पर कवक दिया गया है, कवक में दिया गया है बीजाणु समासन, मतलब स्पोर फॉर्मेशन। तो क्या ऐसा इसमें होता है? तो पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही मैच है। कवक में क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। दूसरा देख लेते हैं, हाइड्रा दिया गया है, इसमें मुकुलन होता है, मतलब जैसे ये हाइड्रा है और इसमें ये मुकुलन हो गया, दूसरा निकला, यहाँ से कट के क्या होता है, दूसरा हाइड्रा बना लेगा। तो हाइड्रा में मुकुलन होता है और ईस्ट में भी होता है, दोनों सही दिए गए हैं। अब दिया गया फ्लैटवर्म के बारे में जिसको प्लेनेरिया भी बोलते हैं, इसमें पुनर्जनन बोला गया है कि यदि कहीं टुकड़ा होगा तो वो फिर एक नया जीव बना लेगा, और बिल्कुल सही दिया गया है। तीसरा भी यहाँ पर सही है। और किस में पुनर्जनन होता है? तो देखिए जो फिलामेंटस शैवाल होता है, मॉस होता है, इनमें भी पुनर्जनन होता है। अगला दिया गया अमीबा, अमीबा में द्विखंडन होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। अमीबा की जो एक कोशिका होती है वो क्या करती है, 2 संतति कोशिका बना लेती है और यही 2 से फिर क्या होती है, 4 बन जाती हैं। इसी तरह इसमें द्विखंडन होता रहता है। तो चौथा ऑप्शन भी हमको बिल्कुल सही दिया गया है। इस तरह हमारा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा और चारों युग्म क्या है, सही सुमेलित हैं। इसको आप यहीं पे याद कर डालिए, बार बार इसको याद करने की झंझट रखिए ही मत। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है लैंगिया वायरस के बारे में। अब ये लैंगिया वायरस क्या है, स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। यह विषाणुओं की उसी फैमिली से संबंधित है जो घातक जीका विषाणु से संबंधित है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया, लैंगिया वायरस से पीड़ित व्यक्ति के लिए कोई लाइसेंस प्राप्त दवाएं या टीके उपलब्ध नहीं है। देखिए जो लैंगिया वायरस है ये एक तरह का जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक क्या होता है, मतलब जानवरों को होता है और उनसे इंसानों में फैलता है। अब यहाँ पर बताया गया है ये उस फैमिली का है जो जीका विषाणु का है। आपने पिछली बार पढ़ा था, बहुत चर्चा में था जीका वायरस, किंतु यह जीका वायरस से संबंधित नहीं है। या किससे है, यह नीपा वायरस के संबंध से है, नीपा वायरस की एक फैमिली से आता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर जीका की जगह नीपा होता, जो किस में फैलता था, चमगादड़ में एक तरह का ये वायरस फैला हुआ था, आमतौर पर हमने देखा था पिछली बार। इसमें क्या हो रहा था, अब इनसे जब फैल रहा था तो इसके लक्षण क्या, बुखार है, खांसी है, जी मितलाना, सर दर्द, वायरस से जो सामान्य लक्षण होते वही इसमें भी दिख रहे थे। अब इसमें दिया गया सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही दिया गया है, मनुष्यों के लिए कोई लाइसेंस प्राप्त दवा या टीके अभी उपलब्ध नहीं है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, है ना, आंसर बी राइट। अब अगला प्रश्न हमें मत्स्य पालन क्षेत्र पर दिया गया है और इस पर आधारित हमारे यहाँ एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी चल रही है।
PMMSSY, MMSY, ठीक है। तो इसको भी जानकारी में रखिए क्योंकि योजनाएं भी पूछी जाती हैं पेपर में। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट चेक करते हैं। मत्स्य पालन क्षेत्र को सूर्योदय क्षेत्र भी कहा जाता है। और दूसरा बोला गया स्टेटमेंट, हेरमोन मछली की एक हाइब्रिड प्रजाति है जो तिलापिया से उत्पन्न हुई है। और हरमन मछली अपने उच्च तापमान के प्रतिरोध के लिए जानी जाती है। अब यहाँ पे 3 तरह के स्टेटमेंट और हमें बताना है। देखिए, जो मत्स्य पालन है वो प्राइमरी सेक्टर की क्रियाकलाप है, ठीक है। कृषि के साथ साथ मत्स्य पालन भी प्राइमरी सेक्टर में आता है और इसका क्या है, आर्थिक विकास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सनराइज सेक्टर, सूर्योदय का क्षेत्र भी कहा जाता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट बताया गया है जो हेरमोन मछली है ये एक हाइब्रिड प्रजाति किसकी, जो कि तिलापिया से उत्पन्न हुई है। तो हमें बताना है यह स्टेटमेंट हमें सही दिया गया है, गलत दिया गया है। तो जो हेरमोन मछली है ये तिलापिया के 2 स्ट्रेन्स होते हैं, कौन कौन से, ऑरियोक्रोमिस निलोटिकस और ऑरियोक्रोमिस ऑरियस, मतलब एक नर वाली होती है प्रजाति और एक मादा प्रजाति होती है, इन्हीं के हाइब्रिड से बनाई गई है ये तिलापिया की दोनों स्ट्रेन को जोड़ के। तो यह एक प्रकार की हेरमोन जो मछली है एक प्रकार की हाइब्रिड प्रजाति है और ये बहुत ही अच्छी प्रजाति बन करके उभरी है, जो व्यावसायिक क्षेत्र में इसको जली चिकन के नाम से जानते हैं, एक्वेटिक चिकन की संज्ञा दी गई है, ठीक है। अब अगला जो दिया गया है, हेरमोन मछली अपने उच्च तापमान के प्रतिरोध के लिए जानी जाती है, किंतु यही स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हुआ, गलत दे दिया गया। इसका सही उत्तर क्या होगा, जो हेरमोन मछली है ये उच्च वृद्धि दर इसमें होती है, कम तापमान का प्रतिरोध करती है, उच्च नहीं है, क्या करती है, कम तापमान का इसमें प्रतिरोध है और हल्के आकर्षक रंग के लिए इसको जाना जाता है। हमारे ऑप्शन पहले और जो तीसरे हैं, मतलब कि जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट है वह बिल्कुल सही है। इस प्रकार उत्तर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है अल्फा फोल्ड क्या है। एक रेडियोधर्मी कण जिसका उपयोग परमाणु विखंडन अपक्रिया में किया जाता है। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी उपकरण है। सी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अपूर्णी टोकन से संबंधित व्यापार से निपटने के लिए एक नवनिर्मित ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। या डी ऑप्शन बोला है स्मार्ट वियरेबल उपकरणों के लिए एक नई फोल्डेबल तकनीक है। हमें बताना है इसका सही उत्तर क्या है। जो अल्फा फोल्ड है ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी का एक उपकरण है। तो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। अब जो हमें प्रश्न दिया गया है वो बायोटेक्नोलॉजी पे आधारित है और उसी की ब्रांच है जेनेटिक इंजीनियरिंग, उससे पूछा गया है। जीव विज्ञान में आजकल साइंस और टेक के क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं। तो देखते हैं, इसमें दिया गया है आनुवांशिक इंजीनियरिंग एक जीव में समलक्षणी, इसको फिनोटाइप बोलते हैं, परिवर्तन लाने के लिए आनुवांशिक परिवर्तन करने पर विचार करती है। दूसरा स्टेटमेंट हमें क्या दिया गया है, जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग के अंतर्गत खुले वातावरण में सूक्ष्म जीवों का विकास किया जाता है। हमें दोनों स्टेटमेंट में बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, अब समलक्षणी परिवर्तन क्या है, फिनोटाइप का मतलब क्या है। सबसे पहले तो मैं अगर आसान भाषा में समझाऊं, फिनोटाइप का मतलब है किसी की हाइट कम है वो लक्षण और किसी की हाइट ज़्यादा है, तो जो उनमें परिवर्तन लाए जाएंगे आनुवांशिक, जीन रिस्पॉन्सिबल है ना, ऐसा दिख रहा है, किसी का कलर कुछ दिख रहा है, किसी का कलर कुछ दिख रहा है, ये जो बाहरी लक्षण प्रदर्शित होते हैं आकार और रंग वाले, इनको हम फिनोटाइप मान लेते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा आसान भाषा में। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या करती है, इनमें परिवर्तन ला सकती है आनुवांशिक परिवर्तन करके, मतलब जो डीएनए में जो जीन प्रेजेंट है उसमें परिवर्तन करके और क्या करेगा, परिवर्तन ला देगा। तो सही है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में ऐसा होता है। दूसरा दिया गया है जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग के अंतर्गत खुले वातावरण में सूक्ष्म जीवों का विकास शामिल है। सूक्ष्म जीव का विकास क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग जो है इसमें अगर खुले वातावरण में सूक्ष्म जीवों का विकास करेंगे, आप खुद कॉमन सेंस लगाइए, तो क्या सूक्ष्म जीवों का विकास इसमें हो पाएगा, होगा तो जरूर, लेकिन जिनको नहीं चाहते वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएंगे। तो इसको खुले वातावरण में सूक्ष्म जीवों का विकास इसमें नहीं किया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, जो भी हमें सूक्ष्म जीव का विकास करना है सिर्फ उन्हीं के बारे में क्या होगा, ये जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग वातावरण क्रिएट करेगी। जैसे कि एंटीबायोटिक बनाना हो गया, है ना, ये क्या होती है, एंटीबायोटिक भी एक तरह के सूक्ष्म जीवों से विकास किया जाता है। तो इस तरह अगर कुछ बनाना है तो क्या होगा, यहाँ पर जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग यूज़ की जाएगी। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर खुले वातावरण में करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, अनचाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यहाँ पर ग्रो कर जाएंगे।
और ऑप्शन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। तो इस प्रकार पहला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमें फिर सुमेलित करने के लिए दिया गया है और शैवाल की प्रजनन की विधि दी गई है। 3 तरह की विधि बता दी गई है, समयुग्मक की, विषम युग्म की और असम युग्मक। ठीक है, और इसमें से हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। और शैवाल के कुछ अलग प्रकार दिए गए। शैवाल है क्या? ये अलग अलग जगहों पे उगते हैं, जैसे जंतुओं के पास या कवक। आपने लाइकेन सुना होगा, इसमें बहुत फेमस आपने सुना होगा लाइकेन के बारे में। देखिए, शैवाल में तीनों तरह की जो प्रजनन विधि है पाई जाती है। कायिक जो कि वेजिटेटिव है, अलैंगिक जनन और लैंगिक, अभी मैंने समझाया था एसेक्सुअल और सेक्सुअल, दोनों ये भी होते हैं इसमें। अब इसमें जो कायिक जनन होती है उसमें क्या होता है, विखंडन हो जाता है, तो अलग विखंडित होकर के अलग शैवाल बना लेंगे। अलैंगिक में क्या होगा, स्पोर्स बन जाएंगे, वो बना लेंगे नया जीव। और जो लैंगिक है इसमें दो क्या होंगे, शैवाल आपस में मिल करके बनाएंगे। अब लैंगिक जनन में ही दिया गया है समयुग्म की, विषम युग्म की या असम युग्मक, इनमें से कौन सा और एग्जाम्पल दिया गया है। अब यूलोथ्रिक्स में क्या होता है, इसमें दिया गया है समयुग्मक। सम का मतलब समान, तो जो दो समान आकार के होंगे वो आपस में मिल करके क्या करेंगे, नए प्रकार के यूलोथ्रिक्स का निर्माण करेंगे। और यह प्रजनन की विधि बिल्कुल सही दी गई है, यूलोथ्रिक्स में ऐसा होता भी है। दूसरा जो एग्जाम्पल दिया गया है यूडोरिना का और फ्यूक्स का। अब विषम युग्मक क्या होते हैं, अब जैसे सम था वैसे विषम था कि दो अलग माप वाले हो जाएंगे इनमें जब होगा, लेकिन यहाँ पर उदाहरण जो दिया गया वो गलत दे दिया गया, इंटरचेंज कर दिया गया। फ्यूक्स में क्या होगा, विषम युग्मक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है यूडोरिना के लिए असम युग्मक और ये गलत दे दिया गया है। ठीक है, तो दूसरा तो मैच नहीं है और तीसरा भी इसी प्रकार मैच नहीं है। अब फ्यूक्स में क्या होगा, फ्यूक्स में विषम युग्मक हो जाएंगे। अगला एग्जाम्पल जो यूडोरिना का है उसमें देख लेते हैं, उसमें क्या होगा, इसमें असम युग्मक हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैम असम और विषम में क्या डिफरेंस हो गया। देखिए, जो विषम युग्मक है उसमें क्या होगा, जो एक होगा, एक जो नर और मादा दो तरह के जनन तंत्र होंगे, और इसमें जो शैवाल होंगे जो मादा युग्मक होगा वो क्या होगा, अचल होगा, मतलब स्थित रहेगा, किंतु जो नर युग्मक होगा वो चलायमान होगा, विषम युग्मक हो जाएगा। और असम युग्मक में क्या है, दो असमान होंगे, मिलने से बनेगा। तो एग्जाम्पल अगर देखते हैं असम युग्मक के, यूडोरिना हो गया, और विषम युग्मक जिसको ऊगैमस बोलते हैं उसमें वॉल्वॉक्स हो गया, फ्यूक्स हो गया। इंग्लिश में आप समझ लीजिए, सम युग्मक को आइसोगैमस बोलते हैं और एनिसोगैमस का मतलब हो गया असम युग्मक, और ऊगैमस अभी मैंने बताया विषम युग्मक। अब इनमें से कौन सा सही से मैच है, तो केवल एक ही क्या हुआ, सही से मैच है, और हम देख लेंगे आंसर भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी हमने लाइकेन की बात की थी और देखिए लाइकेन भी आ गया। अब ये लाइकेन क्या है, लाइकेन के शैवाली घटक को कवकांश या माइकोबोएंट बोलते हैं। माइकोबोएंट में पोषण का एक विषम पोषी तरीका है और लाइकेन की अनुपस्थिति इंगित करती है कि क्षेत्र प्रदूषित है। ठीक है, ये बताया गया है। देखिए, जो लाइकेन होता है ये एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है, किसका किसका, शैवाल और कवक का। इसमें होता क्या है, जो शैवालांश होता है उसको फाइकोबियोंट बोलते हैं, तो शैवाली घटक को तो फाइकोबियोंट बोलते हैं और कवक वाले घटक को माइकोबियोंट बोलते हैं। तो पहला तो स्टेटमेंट गलत हो गया। अब जो माइकोबियोंट होता है उसमें पोषण एक विषमपोषी तरीका है और जो फाइकोबियोंट होता है वो समपोषी होता है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। और लाइकेन वहीं पर उगते हैं जहाँ पर क्या होता है, क्षेत्र बिल्कुल स्वच्छ हो, प्रदूषण मुक्त हो। तो तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही दिया गया है कि लाइकेन की अनुपस्थिति क्या इंगित करती है कि क्षेत्र यहाँ पर प्रदूषित है, इसलिए यहाँ पर लाइकेन उपस्थित नहीं है। दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल सही दिया गया और ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विज्ञान के बहुत अच्छे ही प्रश्न इस पेपर में लिए गए हैं। बीटी टॉक्सिन के बारे में पूछा गया है, जिसे फसलों की कीट प्रतिरोधी किस्मों को विकसित किया जाता है। इसके लिए जैव प्रौद्योगिकी विदों द्वारा प्रयोग किया जाता है। और क्या क्या प्रयोग किया जाता है, फफूंद, प्रोटोजोआ, शैवाल या जीवाणु। देखिए, बीटी टॉक्सिन क्या है, बीटी मतलब बायोटेक्नोलॉजिकल, ठीक है, और टॉक्सिन क्या है, किसी का प्रतिरोध कर रही है। तो कीट प्रतिरोधी एक किस्म बनाई जाती है, किसका प्रयोग करके, यहाँ पर बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस इसका नाम है जीवाणु का, इसका प्रयोग करके बीटी टॉक्सिन क्रिएट किया जाता है। आपने और भी कई पढ़े होंगे, फूड क्रॉप्स आपने सुनी होंगी, जैसे कि बीटी ब्रिंजल हो गया, है ना, ये सब चीज़ें, और बीटी कॉटन हो गया।
ये सब किस्में हैं जो कि प्रयोग की जाती हैं। आप इनके बारे में भी पढ़ सकते हैं, आप इनकी भी जानकारी जरूर रखिए, प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब जीव विज्ञान का ही अगला प्रश्न है, प्लाज्मिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब प्लाज्मिड क्या होता है? वे सभी जीवों में मौजूद एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए हैं। वे इनसे जुड़े डीएनए के टुकड़े को स्थानांतरित करने के लिए वेक्टर के रूप में कार्य करता है। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर आप समझ लीजिए जैसे आपके पास ट्रांसपोर्टेशन का तरीका, आपके पास गाड़ी है, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, आपने क्या किया, बाइक यूज़ कर ली, साइकिल यूज़ कर ली। इसी तरह वेक्टर भी होता है, डीएनए को कहीं जाना है, वेक्टर से चला जाएगा। देखिए आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि सारे बच्चे यहाँ पर जरूरी नहीं साइंस विज्ञान वर्ग से आते हों, तो इसलिए आर्ट साइड के भी बच्चों को समझ में आए तो मैं वैसे ही भाषा का प्रयोग कर रही हूँ। डीएनए के टुकड़े को अगर स्थानांतरित करनी होगी तो उसके पास एक गाड़ी होगी वेक्टर, और उससे क्या करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाएगा। अब ये पूछा गया है कि ये जो, तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही हो गया जो मैंने बताया, वे सभी जीवों में मौजूद एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, तो सभी जीव में तो नहीं हो सकता। खुद भी सोचिए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए सब में तो नहीं हो सकता। अब ये होता किस में है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो 11th का देखिए पहला तो गलत हो गया है ना, और ये होता किस में, केवल बैक्टीरिया में होगा, जीवाणु में। यदि जीवाणु दिया होता तो बिल्कुल सही हो जाता। और ये क्या करता है, जो प्लाज्मिड डीएनए होता है, डीएनए को वेक्टर के रूप में कार्य करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो ऑप्शन जो इसका सही होगा वो बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट दूसरा सही है। अगला प्रश्न जल्दी से देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है वो राष्ट्रमंडल खेल पर आधारित है 2022। 2 स्टेटमेंट हैं और इसमें बताया गया है कि भारतीय महिला टीम ने महिलाओं की लॉन बॉल्स प्रतिस्पर्धा में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता है। और लॉन बॉल्स खेल लॉन टेनिस का एक प्रकार है, और बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए जो इसमें पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही दिया गया है, दूसरा स्टेटमेंट गलत दिया गया है। क्यों? जो लॉन बॉल है वो 10 पिन बॉलिंग या फिर जो कर्लिंग के शीतकालीन खेल है उनका मिश्रण है। मतलब 10 पिन बॉलिंग और कर्लिंग दोनों जो शीतकालीन खेल है इनका मिश्रण है लॉन बॉल्स खेल। तो यह लॉन टेनिस का तो नहीं है, दूसरा स्टेटमेंट इसीलिए गलत हो गया, और पहला स्टेटमेंट सही है इसलिए उत्तर ए सही हो जाएगा। देखिए जो पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं मेरे साथ, ये सिर्फ पीसीएस में ही नहीं आपको हेल्प करेगा, पीसीएस तो आप दे नहीं जा रहे, जो अपकमिंग एग्जाम है रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, इसमें भी आपको बहुत मदद करेगा क्योंकि प्रश्न तो ऐसे ही बनेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी, फिर से जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक प्रश्न दिया गया है और इसमें कौन सी प्रक्रिया यूज नहीं होती है। पहला पूछा गया जीन की क्लोनिंग, दूसरा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रिपरेशन, तीसरा दिया गया जीन का स्थानांतरण, और चौथा दिया गया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हमें बताना है जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या नहीं यूज होता है। ठीक है, देखिए इसमें जीन क्लोनिंग होती है, जीन की कॉपी बनाई जाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए का भी प्रिपरेशन किया जाता है, रिकम्बाइन करना मतलब फिर से जोड़ना, एक को क्या क्या काटा यहाँ से और दूसरा कोई डीएनए है उसके इस पार्ट को काट के यहाँ पर पेस्ट कर दिया और नए प्रकार का एक बना दिया डीएनए, ये हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रिपरेशन। जीन का स्थानांतरण किया जाता है, अभी हमने पढ़ा था कि वेक्टर के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरण कर सकते हैं, ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट है। किंतु जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, मतलब पहले से मौजूद एक कोई डेटा है डीएनए का, उससे मैच करना, कंपेयर करना, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है और आजकल ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है ये टेक्निक। ये देखिए ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स का पार्ट है, ना कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगले प्रश्न में हमने फिर से पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पे नहीं पे ध्यान दीजिए, और हंगर स्टोन्स के बारे में पूछा गया है। स्टेटमेंट देख लेते हैं जल्दी से क्या क्या दिए गए हैं, मतलब एक सही नहीं है तो बाकी के 3 इसमें करेक्ट दिए होंगे और इस बारे में हमें हंगर स्टोन के बारे में जानकारी भी प्राप्त हो जाएगी। ये असामान्य भूवैज्ञानिक चिन्ह हैं जो प्रागैतिहासिक काल के संबंध में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। प्रागैतिहासिक काल जो इतिहास से पहले के टाइम पीरियड की बात की जा रही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया, ये पत्थर 15वीं से 19वीं शताब्दी तक जर्मनी और अन्य जर्मन बस्तियों की नदियों में समाये हुए थे और ये आमतौर पर मध्य यूरोप में पाए गए हैं। ये जल के अभाव और भोजन की उपलब्धता के बीच के संबंध का संकेत देते हैं और हमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए जो बी, सी और डी है बिल्कुल सही दिया गया है कथन, ठीक है। हाल ही में यूरोप में एक भयानक सूखा पड़ा था और वहाँ की नदियाँ सूख गई और हंगर स्टोन जो होते हैं वो तल के ऊपर उदित हो गए, इसी को हंगर स्टोन बोल रहे हैं।
लेकिन जो ये दिया गया है पहला कथन, ये असामान्य भूवैज्ञानिक चिन्ह है जो प्रागैतिहासिक काल के संबंध में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। यही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। क्यों? मध्य यूरोप में सामान्य हाइड्रोलॉजिकल जो मार्कर है वो हंगर स्टोन है। ठीक है, वे आज की पीढ़ी को पूर्व में जो हुई भीषण जल की कमी है उसकी याद दिलाते हैं। तो यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल तो गलत दिया गया है। ठीक है, अब हंगर स्टोन पे कुछ लेख वगैरह मिले हैं, वही याद दिलाते हैं इन पे। तो चलिए चौथे का ए उत्तर सही हो जाएगा क्योंकि हमसे गलत ही पूछा गया था, बाकी तो सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है पेनिनसुलर रॉक अगम, इसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। यह एक प्रकार की उद्यान छिपकली है जिसकी दक्षिण भारत में प्रबल स्थिति है और यह आयुसीएन रेड लिस्ट में कम चिंतनीय श्रेणी के रूप में वर्गीकृत है। और हमें बताना है इसमें कौन से कथन सही हैं। देखिए दोनों ही कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं। जो पेनिनसुलर रॉक अगम है इसका वैज्ञानिक नाम है समोफिलस डॉर्सिलिस। यह एक प्रकार की उद्यान छिपकली है और दक्षिण भारत में मुख्य रूप से देखी जाती है। यह नारंगी और काले रंग की बहुत बड़े आकार की होती है, थोड़ा सा बड़ा आकार आपको दिखेगा। और यह भारत के सिवा और भी भारत में जो देखेंगे वो तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, इनमें यह ज़्यादातर देखी जाती है। ठीक है, यह प्रिकोसियल प्रजाति की है और यह क्या है, कम चिंतनीय श्रेणी में वर्गीकृत भी है। दोनों कथन हमारे सही दिए गए हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। विज्ञान का अगला प्रश्न देखते हैं। एंजाइम दिए गए हैं और उन्हीं के आधार पर हमें पहचानना है कि कोशिका का यह कौन सा प्रकार है। तो लाइसोजाइम जो एंजाइम है वो किस प्रकार की कोशिका में पाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवाणु। तो पहला स्टेटमेंट, तो जो पहला कथन है वो बिल्कुल गलत मैच है, ये पहली जो लिस्ट दी गई है। दूसरा दिया गया है काइटिनेज। अब काइटिनेज तो कवक में पाया जाएगा, बिल्कुल सही है। सेल्यूलोज क्या होगा? पौधे में, बस इंटरचेंज किया हुआ था, तो केवल एक ही युग्म सुमेलित है, बाकी की दो आप याद कर लीजिए इसी से। अगला प्रश्न पीरियड पॉवर्टी के संदर्भ में दिया गया है। कथन देख लेते हैं। यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जब कोई व्यक्ति जिसे सैनिटरी उत्पादों की आवश्यकता होती है उन्हें वहन नहीं कर सकता, उसे पीरियड पॉवर्टी में उल्लिखित किया गया है। अगला स्टेटमेंट दिया गया है फिनलैंड इंडिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने फी पीरियड प्रोडक्ट के उपयोग के अधिकार की कानूनी रूप से रक्षा की है। तीसरा स्टेटमेंट है भारत में सूची योजना और सबला कार्यक्रम मासिक धर्म स्वच्छता से संबंधित है। हमें बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा तीसरा भी सही है, किंतु दूसरा गलत हो गया। यहाँ पे फिनलैंड नहीं होगा, यहाँ पे अगर स्कॉटलैंड होता तो सही हो जाता। तो स्कॉटलैंड की बात की जा रही है, अतः कथन पहला और तीसरा सही है और ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में रही पेन प्लस रणनीति, अब ये किससे संबंधित है? जनसंख्या, प्राथमिक शिक्षा या गैर संचारी रोग या फिर बाल श्रम से? तो जो पेन प्लस रणनीति है ये गैर संचारी रोग से संबंधित है। इसमें जो बहुत पुराने रोग हैं उनको लिखित किया गया है जो कि संचारी नहीं होते, एक दूसरे में नहीं फैलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है हाल ही में समाचारों में देखा गया CSS6, इसके बारे में पूछा गया है। यह नए पहचाने गए जीन से है या अंतरिक्ष मिशन से है, सुपर कंप्यूटर से है या कैंसर रोधी दवा से है? देखिए जो CSS6 है वो कैंसर रोधी दवा से इसका संबंध है। क्यों? अब इसको पूरी तरह से समझते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए जो CSS6 है ये कैंडिडा एल्बिकेंस, ये एक प्रकार की कवक प्रजाति है, इससे पहचाना गया। इसकी एक प्रजाति है, कौन सी है? अब इसमें क्या होता है, जो कवक संक्रमण होता है कैंडिडियासिस, उसको रोकता है CSS6। जिनको कैंसर रोग होता है उनको इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी दी जाती है। तो उसमें क्या होता है कि ऐसे कवक होते हैं वो मृत्यु दर उच्च कर देते हैं। अब इन्हीं को रोकने के लिए CSS6 की पहचान की गई है और यह जो कैंडिडियासिस है, जो कवक संक्रमण है, उसको आसानी से रोक सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कैंसर रोधी दवा से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न जो 20वां है वो हमें पूछा गया है, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया है अर्थगंगा परियोजना से संबंधित है। देखिए बहुत सी परियोजनाएं हमें पढ़नी रहेंगी। अभी मैंने पिछले प्रश्न में कहा था कि आप मत्स्य संपदा योजना भी याद कर लीजिए, क्योंकि हमने अभी जो पढ़ा था, जो स्टेटमेंट थे, जो हार्मोन मछली के बारे में पूछा गया, मछली के बारे में पूछा जा रहा है, तो हमसे योजनाओं में
मत्स्य संपदा योजना भी पूछी जा सकती है, मैं अभी आपको वो पूरी एक्सप्लेन कर दूंगी। किंतु यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है वह अर्धगंगा परियोजना से पूछा गया है और हमें बताना है कौन से स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। पहला, यह शून्य बजट प्राकृतिक खेती से संबंधित है। दूसरा स्टेटमेंट है कीचड़ और अपशिष्ट जल का मुद्रीकरण और पुनः उपयोग इसमें हो सकता है। हाट बनाकर आजीविका सृजन के अवसर दिए जाएंगे। आसपास के क्षेत्रों में गंगा की संस्कृति, विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देना इस कार्य क्षेत्र की योजना है। तो अर्धगंगा क्या है? यह एक गंगा नदी परियोजना से संबंधित है और इसमें कुछ मॉडल बनाए गए हैं। कौन कौन से मॉडल हैं उनकी विशेषताएं देख लेते हैं। लगभग 6 कार्यक्रम इसमें सरकार कर रही है। कौन कौन से? पहला है शून्य बजट प्राकृतिक खेती, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही। दूसरा दिया गया है कीचड़ और अपशिष्ट जल का मुद्रीकरण और उसका पुनः उपयोग करना, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है हाट बनाकर आजीविका का सृजन करना, ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। चौथा क्या है वो भी देख लेते हैं। देखिए आपस में क्या है, थोड़ा जन भागीदारी को बढ़ाना, जो नए हितधारक हैं उनको आपस में नदी से जो ये कार्यक्रम है इनसे जोड़ना। और क्या क्या दिया गया है? नौ पर्यटन जो है उसको सहयोग देना, तो पर्यटन को बढ़ावा के लिए स्टेटमेंट चौथा दिया गया है। और जो छठा है वो दिया गया बेहतर जल प्रशासन के लिए स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाकर संस्थागत निर्माण को बढ़ावा देना। इस तरह के ये अर्धगंगा परियोजना में आते हैं कार्यक्रम और ये चारों ही स्टेटमेंट हमें बिल्कुल सही दिए गए हैं। अब मैं अगर आपको बता दूं, मैं एक और योजना बता रही थी जो भी ये पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा, कौन सी वाली? मत्स्य संपदा योजना। तो सबसे पहले इसमें हमें याद रखना है कि यह मत्स्य संपदा योजना आई कब थी? तो यह 2020 में शुरू की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में जो मत्स्य पालन है इसको क्या है, इसमें जो सतत विकास है, उत्तरदायित्वपूर्ण विकास के लिए नीली क्रांति लाना। अब इसकी योजना के आगे कार्यक्रम समझ लेते हैं क्या क्या है। तो यह योजना वर्ष 2024-25 तक क्या करेगी? मत्स्य उत्पादन को लगभग 9% की औसत जो वार्षिक वृद्धि दर से 220 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। लक्ष्य जरूर याद रखिए, पूछा जाता है कब तक का है, तो 2024-25 तक 9% की औसत वृद्धि इसमें की गई है और वो कितना होगा? लगभग 220 लाख मीट्रिक टन। अगला इसमें जो महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य निर्यात जो है, इसमें आय को दोगुना करना है जो निर्यात के जरिए से, और इसको कितना करना है? 1 लाख करोड़ रुपए करना है और 5 वर्षों की अवधि में मत्स्य क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 55 लाख रोजगार इसमें उत्पन्न करने हैं। ये हमने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी समझ ली। इसके साथ साथ आप जो भी नई इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, आपको नहीं तैयार है, उसको नोट्स बना करके लिखते रहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न विज्ञान का प्रतिबंध एंजाइमों पे दिया गया है। पूछा गया एंडोन्यूक्लियेजेस डीएनए के सिरे से क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड को हटाते हैं, जबकि एक्सोन्यूक्लियस डीएनए से भीतर की विशिष्ट स्थिति में कटौती करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है प्रत्येक प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस डीएनए में एक विशिष्ट पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को पहचानता है। और बताना है हमें कौन सा कथन सही दिया गया है। देखिए एक्सो और एंडो का मतलब क्या है? एक्सो मतलब बाहर और एंडो मतलब अंदर। तो जो प्रतिबंध एंजाइम है इनमें जो हमें पहला स्टेटमेंट दिया गया है वो उल्टा दे दिया गया है। इसमें जो एंडोन्यूक्लियस के बारे में दिया गया है वो एंडो के बारे में है और जो एंडो के बारे में दिया गया वो एक्सो के बारे में है। तो बस स्टेटमेंट को उल्टा कर लीजिए, सही हो जाता। किंतु यहाँ पे तो स्टेटमेंट हमसे पूछा गया कौन सा सही है, तो पहला गलत हो गया। यदि दिया होता एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के सिरों से न्यूक्लियोटाइड को हटाते हैं और जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थिति में कटौती करता है। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। प्रत्येक प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस डीएनए में एक विशिष्ट पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को पहचानता है। यह कथन बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा दिया गया है। वन्यजीव अभ्यारण्य पूछ लिए गए हैं और कौन सा राज्य से सुमेलित है बताना है हमें। पहला दिया गया है रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। दूसरा चांगथांग दिया गया है अरुणाचल प्रदेश में। तीसरा नरसिंहगढ़ दिया गया मध्य प्रदेश में। बताने कौन सा सही सुमेलित है। देखिए पहला बिल्कुल सही सुमेलित है, जो उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिला पड़ता है, वहाँ पर रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। अब यहाँ पर काला बतख, चिंकारा, सांभर, चीतल, भालू, तेंदुआ, भेड़िया, जंगली कुत्ता और नील बैल भी यहाँ पर मिलते हैं। ये प्रमुख जीव है, जीव भी याद रखिए।
और इसके बारे में जानकारी अगर मैं बता दूं तो यह 54वां जो टाइगर रिजर्व बनने वाला है और यह उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है, ठीक है, जो बन रहा है। आगे देख लेते हैं नरसिंहगढ़, ये एमपी में है, बिल्कुल सही दिया गया है। और यहाँ पे जो चिड़िखो झील है यह भी मौजूद है इसी के पास में, इसलिए यह थोड़ा ज़्यादा इसको याद रखिए। और क्या क्या है इसके बारे में जानकारी, जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता है वो इतनी ज़्यादा है कि इसको मालवा का कश्मीर भी कहा जाता है, नरसिंहगढ़। तो दोनों याद हो गए। लेकिन चांगथांग के बारे में गलत दिया गया है। देखिए नाम से बिल्कुल भी हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए, नाम ऐसा है कि अरुणाचल प्रदेश से ही सुमेलित कर दिया। यह क्या है, यह लद्दाख में है, तो चांगथांग गलत हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए तिब्बती जंगली गधे बहुत पाए जाते हैं, ठीक है, और जो चांगथांगी भेड़ है ये यहाँ पे बहुत मिलती है, जिससे पश्मीना ऊन मिलता है, ये यहाँ पर मिलते हैं। तो चांगथांग गलत मैच है। तो आप बताइए हमें अरुणाचल प्रदेश में और कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य है। यहाँ पर तो ये गलत हो गया, कमेंट करके बताइए। तो उत्तर जो पहला और दूसरा जो है स्टेटमेंट बिल्कुल सही मैच है, तो केवल 2 युग्म इसमें मैच है। और तीसरा याद कर डालिए, चांगथांग कहाँ है, हानले लद्दाख में है। देखिए पेपर में अक्सर ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, कोई एक देश दे देते हैं और पूछ लेते हैं किस देश के साथ सीमा साझा करता है, और इसी तरह हमें गैबन के बारे में पूछ लिया गया है। और 3 तरह के देश दिए गए, कैमरून, इक्वेटोरियल गिनी और कांगो। इसमें से हमें बताना है कौन से हैं जो इससे सीमा साझा करते हैं। तो एक बार आप मैप उठाकर ज़रूर देखिए, ठीक है, तो मैप से आपको क्या होगा, कभी भूलेगा नहीं। और जो दिया गया गैबन, ये तीनों से अपनी सीमा बनाता है, कॉन्गो से बनाता है, इक्वेटोरियल गिनी से भी बनाता है और कैमरून से बनाता है, तीनों तरफ से घिरा हुआ है इन तीनों राज्यों से। और क्या है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन भी है, ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि तीनों इससे सीमा बनाते हैं। अगला पढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुछ संघ दे दिए गए हैं और उनके आधार पर उनके जो लक्षण हैं उनको देख करके हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। 4 हमें दिए गए हैं संघ और उनको क्या करना है, उनके लक्षण के आधार पे हमें मैच करना है। चलिए जल्दी से करते हैं। देखिए जो संघ सील एंड टेटा है बताया गया है, इनमें निमेटोसिस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। अभी निमेटोसिस्ट क्या होते हैं, ठीक है, ये स्टिंगिंग कैप्सूल होते हैं जो बॉडी पर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही, पहला सही मैच किया गया है। दूसरा दिया गया टीनोफोरा, और टीनोफोरा संघ में बताया गया है मेलपिगियन नलिकाएं पाई जाती हैं, और ये गलत है। इसमें क्या मिलेंगे, इसमें सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स पाई जाती हैं जो कि पश्चिमाभी कंकट पट्टिका जिसको बोलते हैं। तो याद कर लीजिए टीनोफोरा में क्या मिलेंगे, सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स या फिर पश्चिमाभी कंकट पट्टिका। बाकी के 2 सही सुमेलित थे। प्लेटीहेल्मिन्थीज में फ्लेम सेल या ज्वाला सेल जिनको बोलते हैं मिलेगा। एनेलिडा में नेफ्रीडिया मिलेगा जो कि क्या करते हैं, उत्सर्जन में सहायक होते हैं। तो 3 युग्म सही सुमेलित हैं और आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। और जो मेलपिगियन नलिकाएं हैं वो कहाँ मिलेंगी, वो आर्थ्रोपोडा में पाई जाती हैं। याद रखिएगा किसमें, आर्थ्रोपोडा में। अगला प्रश्न जल्दी से देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है किसी दिए गए समय में मृदा में मौजूद कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम आदि पोषक तत्वों की मात्रा को क्या कहा जाता है, स्थित शस्य या खड़ी फसल, स्थायी अवस्था, क्रमक या फिर ह्यूमस। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थायी अवस्था कही जाती है, ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है, स्थायी अवस्था। अगला प्रश्न जल्दी से देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कुछ मूल या जड़ दिए गए हैं और उनका जो कार्य या उद्देश्य है वो हमें बताना है। मूसला जड़ दी गई है और स्तंभ जड़ दी गई है और श्वसन मूल दिया गया है, ठीक है। अब इनके कार्य हमें बताना है। मूसला जड़ क्या होती हैं, ये टैप रूट्स होती हैं जैसे कि शकरकंद। तो इसका कार्य क्या है, संग्रह करने का, ठीक है, और संग्रह करके थोड़ा सा फूल जाती हैं भोजन संग्रहित करके। पहला युग्म सही सुमेलित है। दूसरा दिया गया अवस्तंभ। अवस्तंभ क्या होती हैं, ये स्टिल्ट रूट्स होती हैं जो कि निचली गांठों से निकलती हैं, जैसे कि मक्का और गन्ना हो गया, तनों को सहारा देते हैं। तो तनों को सहारा देने का कार्य करते हैं ये स्टिल्ट रूट्स। दूसरा है श्वसन मूल, जैसे कि नाम में ही इसमें दिया गया है श्वसन मूल, ठीक है। इनको न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। अब ये क्या है, जैसे कि राइजोफोरा इसका एक एग्जाम्पल है। ये क्या करते हैं, श्वसन में सहायता करते हैं। तीनों सही से मैच हैं और उत्तर डी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न जल्दी से देख लेते हैं। 27वें प्रश्न में आ गए हैं हम लोग और हमें बताना है कौन सा कथन सही सुमेलित है। दिया गया कथन बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम
जो कि 2022 का है। तो डेट तो आपको याद हो गई कब का है। अब इसके बारे में पूछा गया स्टेटमेंट, इन नियमों में केवल पोर्टेबल बैटरी, ऑटोमेटिव बैटरी और औद्योगिक बैटरी को कवर किया जाता है। दूसरा दिया गया, अपशिष्ट बैटरियों के संग्रहण और पुनर्चक्रण या नवीनीकरण का दायित्व अंतिम उपभोक्ता का होगा। हमें बताना है कौन सा सही दिया गया है। तो देखिए, इन नियमों में सभी तरह की बैटरियां आती हैं और इसमें दिया गया केवल पोर्टेबल बैटरी, ऑटोमेटिव और औद्योगिक बैटरी। ये गलत दिया गया है। इसमें इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी भी आएगी, पोर्टेबल बैटरी आएगी, ऑटोमेटिव बैटरी आएगी, औद्योगिक बैटरी आएगी, सारी तरह की बैटरी इसमें कवर की जाएगी बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन में। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट जो बता रहा है हमें, इसमें क्या दिया गया है, जो अपशिष्ट बैटरियां हैं इनके संग्रहण और पुनर्चक्रण नवीनीकरण का जो दायित्व अंतिम उपभोक्ता का होगा, यह गलत दिया गया है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसमें जो बैटरी के निर्माता हैं, आयातक हैं, ये सब इसमें आ जाएंगे। तो स्टेटमेंट हमसे पूछा गया था कौन सा सही है, और दोनों ही सही नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो एक और ना तो दो। अगला प्रश्न, ठीक है, ऐसे प्रश्न भी हमारे पेपर में देखे ही गए हैं और इन प्रश्नों को भी तैयार करना बहुत ज़रूरी है। वह नौजवान भारत सभा की सदस्य थीं, इनके बारे में वर्णन किया गया है और स्टेटमेंट से हमें पहचानना है कि कौन है ये। वह नौजवान भारत सभा की सदस्य थीं और उन्होंने वर्ष 1928 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन पी सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह को लाहौर से भेष बदलकर भागने में मदद की थी। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी गई है, जिनको नहीं तैयार है वो इससे ही तैयार भी कर लेंगे। बाद में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी का बदला लेने के लिए उन्होंने पंजाब के पूर्व गवर्नर लॉर्ड हेली को मारने का असफल प्रयास किया। अब हमें बताना है इसका सही उत्तर क्या है। ये दुर्गावती देवी के बारे में उल्लेख किया गया है। बाकी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में और कल्पना दत्त और जो आगे दी गई हैं प्रीतिलता वड्डेदार, इनके बारे में भी जानना जरूरी है, किंतु इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए दुर्गावती देवी। देखिए हमारे भारतीय इतिहास में जो अलग अलग महिलाओं का जो वर्णन दिया गया है, देखिए कोई एक ही महिला नहीं थी, इसमें बहुत सी महिलाएं शामिल थी और सबके बारे में हमें जानकारी होना ज़रूरी है। तो इनमें जो ऑप्शन दिए गए उनके साथ साथ और भी थी, जैसे बेगम हजरत महल, वेलू नशियार, कल्पना दत्त, इन सब के बारे में भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब हम क्या करेंगे, इनके बारे में भी तैयार कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें हम केवल टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत लंबा समय हो जाएगा अगर मैं एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, और अगर आपको अलग से जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं जानकारी दे दूँगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। विज्ञान का अगला फिर से प्रश्न पूछा गया, डीएनए धनात्मक रूप से आवेशित होता है। जल वैद्युत का संचलन इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए के टुकड़े एनोड की ओर बढ़ते हैं। और तीसरा दिया गया, जल वैद्युत का संचलन जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इसके दौरान डीएनए का सबसे छोटा टुकड़ा एनोड के करीब जाता है। तो देखिए डीएनए सबसे पहले तो पहला स्टेटमेंट ही गलत दिया गया है। क्या है कि ये धनात्मक नहीं होता, इस पे आवेश कौन सा होता है, ऋणात्मक होता है। अब क्या करते हैं हम, डीएनए के जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट होते हैं, टुकड़ों को होते हैं, उनको अगर हमें अलग करना है तो अलग करने की जो विधि है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से जानी जाती है। इसमें क्या होता है, एक डिब्बे का आकार का एक होता है, इसमें एक बफर सॉल्यूशन भरा होता है, और या तो फिर इसमें दो तरह का होता है ना, तो एक को एनोड बनाते हैं और एक को कैथोड बना देते हैं। अब एनोड और कैथोड के आधार पर यहाँ पे क्या होता है, जो डीएनए के छोटे छोटे खंड हैं वो क्या होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। क्यों? अब देखिए एनोड और कैथोड के बारे में आपने अगर विज्ञान में पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो क्या होता है, एग्रोज जल एक तरह की एक जल प्लेट बनाई जाती है, उसमें छोटे छोटे से खांचे बनाए जाते हैं और उन्हीं में क्या होता है, डीएनए को फिल कर दिया जाता है सारे टुकड़ों को। तो क्या होता है, जो भारी टुकड़े होंगे वो पीछे ही रह जाएंगे, जो हल्के टुकड़े होंगे वो रेस में आगे भाग जाएंगे। तो इसी तरह क्या होता है, एनोड की तरफ इसमें संचलन कराया जाता है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है, किंतु पहला गलत था। क्यों? क्योंकि यह धनात्मक नहीं ऋणात्मक होता है। तो डीएनए के जो टुकड़े होते हैं वो एनोड की ओर बढ़ते हैं और जो छोटा टुकड़ा है वो क्या रहेगा, वो एनोड के सबसे करीब होगा। क्यों? क्योंकि एनोड की तरफ ही भाग रहे हैं, वही हमारा मिशन है। समझने की कोशिश कीजिए, मैं आसान भाषा में समझा रही हूँ कि यदि हल्का है, दुबला पतला है, वो जल्दी दौड़ जाएगा तो वो एनोड के पास जल्दी पहुँच जाएगा, और जो कोई भारी है वो क्या है, वो पीछे रह जाएगा, दौड़ कम पाएगा। देखिए अपने पे मत लीजिए, कुछ लोग होते हैं, एक्सेप्शन भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सामान्य बात बताई जा रही है। तो दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला देख लेते हैं। अब इसका आंसर कौन सा सही होगा, तो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लॉर्ड कर्जन के बारे में पूछा गया है और हमें सही उत्तर बताना है कौन सा है। पूछा गया है वह ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के सबसे कम आयु के वायसराय थे, पहला स्टेटमेंट है। और उनके समय में बोला गया है सूरत विभाजन हुआ, सूरत अधिवेशन हुआ था, उसमें विभाजन हुआ था, उसके बारे में पूछा जा रहा है। अगला दिया गया है वह वाणिज्य और उद्योग विभाग की स्थापना के लिए जिम्मेदार थे। चलिए बताइए सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था, है ना। याद कीजिए, नरमपंथी और चरमपंथी, जो गर्मपंथी थे वो सेपरेट हो गए थे। तो किसके समय में हुआ था? देखिए ये जो है इसका दूसरा जो स्टेटमेंट है वही गलत दिया गया है। लॉर्ड मिंटो के समय पे ऐसा हुआ था। ठीक, उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो था और कर्जन नहीं थे। किंतु ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए गए, पहला और तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब ध्रुवीय प्रवर्धन के बारे में पूछा गया है और हमें दोनों स्टेटमेंट में से पहचानना है कौन सा सही है। ध्रुवीय प्रवर्धन में क्या होता है? यह दक्षिणी गोलार्ध में अधिक स्पष्ट होता है और यह आर्कटिक में लाइकेन की उपलब्धता को प्रभावित कर रहा है और हमें बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए इसमें पहला कथन गलत है। पोलर एम्प्लीफिकेशन जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है? यह उत्तरी अक्षांश पे ज़्यादा स्पष्ट होता है ना। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और आर्कटिक दिया गया तो पहले ही समझ जाना चाहिए कि क्या होगा। यह आर्कटिक में लाइकेन की उपलब्धता को क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। अब दूसरा कथन तो सही दिया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा और सही ही पूछा गया था हमसे। पादप जगत के बारे में दिए गए स्टेटमेंट। पहला, वाहिका का होना एंजियोस्पर्म का एक प्रमुख गुण है। दूसरा, जिम्नोस्पर्म दिया गया है और इसमें चालनी नलिका और सहचर कोशिकाओं का अभाव होता है और हमें बताना है कौन सा सही है। देखिए जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें वेसल्स होती हैं, वाहिकाएँ होती हैं। वो क्या करती हैं? जैसे कि भोजन को ले जाना, पानी का संचरण करना, इन सब में क्या करती? सहायता करती हैं। अब एंजियोस्पर्म में ये क्या क्या होती हैं? जैसे कि जाइलम और फ्लोएम, आपको याद होगा, जो आपने हाई स्कूल या पढ़ा होगा उसमें विज्ञान में ये चीज़ें पढ़ी होंगी तो याद आ रही होंगी। दूसरा दिया गया जो जिम्नोस्पर्म के बारे में। अब जिम्नोस्पर्म क्या होती हैं? इसमें जो नालिका होती हैं और सहचर कोशिकाओं का अभाव होता है। तो इनमें होता क्या है? इनमें एल्ब्यूमिनी जो कोशिकाएं होती हैं, एल्ब्यूमिनस सेल्स जिनको बोलते हैं, वो होती हैं। ठीक है, और चलनी नलिकाएं, जाइलम फ्लोएम का अभाव पाया जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट इसमें क्या है? पहला और दूसरा दोनों ही सही दिए गए हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये पेपर जो हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें विज्ञान के बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न दिए गए हैं और जो कि प्रीलिम्स में आने की ताकत भी रखते हैं। यदि आप ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो पूरा पेपर ज़रूर सॉल्व करिए और आप मानिएगा कि जब आप आखिरी तक पहुंचेंगे 100 प्रश्न तक, तो आप देखिएगा आप इसको बहुत अच्छा महसूस करेंगे क्योंकि आपके विज्ञान के बहुत प्रश्न यहाँ से तैयार हो चुके होंगे। तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगला प्रश्न देखिए कितना अच्छा दिया गया है और इसमें विटामिन और कमी से होने वाले रोग दिए गए हैं जो हर बार लगभग पूछ ही लिया जाता है पेपर में, वो चाहे RO का एग्ज़ाम हो या फिर PCS का प्री हो, मेंस हो, इनमें सब में क्या होता है, ये प्रश्न बनते ही बनते हैं इनसे, रोग से। अब इसमें हमें मैच करना है, कुछ विटामिन दे दी गई हैं और इनकी कमी से होने वाले रोग भी दे दिए गए हैं। और आप इनके साथ एक और काम कर सकते हैं कि इनके साइंटिफिक नेम भी याद कर डालिए सारे विटामिन के और उनसे क्या क्या रोग होते हैं। हमें बताना है इनमें से कौन कौन सा सही मैच है। विटामिन ए की कमी से बोला गया है क्षीणता, दृष्टिहीनता होती है। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से दंतक्षय बता दिया गया और विटामिन B1 की कमी से बताया गया है बेरी होता है। और हमें बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देखिए विटामिन ए बिल्कुल सही दिया गया, इसे रेटिनॉल बोलते हैं और इसमें क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रात के समय दिखाई देना कम हो जाता है, कभी कभी दिखाई ही नहीं देता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन सी स्कर्वी होता है। स्कर्वी में क्या होता है? जो मसूड़े होते हैं इनमें घाव हो जाता है और खून निकलने लगता है, तो यहाँ पे विटामिन सी सही है। और डी में भी तो वही बता दिया गया, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्या होगा? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जो अस्थियाँ होती हैं बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, इसीलिए धूप लेना बहुत ज़रूरी है। सुबह के समय अगर आप धूप नहीं लेते हैं तो लीजिए, क्योंकि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी अगर आप विटामिन डी नहीं ले रहे हैं। अब विटामिन B1 क्या है? उससे बेरी रोग होता है। विटामिन बी की और भी सीरीज़ हैं, इनको याद रखिए क्या क्या है। तो विटामिन और उनसे होने वाले रोग जरूर याद रखिए, बहुत ज़रूरी है। और ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि 3 ही मैच हैं। लेकिन विटामिन डी से क्या होता है? मैंने बता दिया आपको, रिकेट्स होता है,
जिसमें क्या होती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो आप लोग विटामिन डी भरपूर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्कटिक स्नेल फिश के बारे में दिया गया है और कौन से कथन सही दिए गए हैं। यह एकमात्र ध्रुवीय मछली है आर्कटिक स्नेल फिश के बारे में जिसमें जैव संदीप्ति बायोल्यूमिनेसेंट ल्यूमिनेसेंट है, ठीक है। इसके बारे में बोला गया है गुण होते हैं, ठीक है। जब कोई ल्यूमिनस चीज़ होती है वो क्या करती है, ये मतलब कि चमक इसमें होती है। अगला दिया गया, इसके रक्त में विशेष एंटी फ्रीज प्रोटीन पाया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है ग्लोबल वार्मिंग इसे उप शून्य तापमान में जीवित रहने में मदद कर रही है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का तो प्रभाव बहुतों पे पड़ रहा है और यहाँ पे जानना है क्या इसको ये प्रभावित कर रही है कि नहीं कर रही है, कैसे कर रही है, अगर कर रही है तो पहला तो सही दिया गया है, बायोल्यूमिनेसेंट है। दूसरा दिया गया है इसके रक्त में एक विशेष एंटी फ्रीज प्रोटीन होता है, ये भी सही दिया गया है। किंतु जो तीसरा दिया गया है ये बिल्कुल गलत दिया गया है। जो ग्लोबल वार्मिंग है ये क्या कर रही है, जल को गर्म करने का कार्य कर रही है और ये क्योंकि आर्कटिक जो वृत्त है उसमें देखेंगे जो जल है वो गर्म हो जा रहा है, तो इसमें क्या है, जो बढ़ी हुई जैव विविधता है ये क्या करती है, गर्म जल को उच्च अक्षांश पे लाने के कार्य करती है, जिसमें क्या है, खाद्य श्रृंखला में जो मछली की स्थिति है वो बहुत खतरे में पड़ जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रही है, जल को गर्म कर रही है और मछली क्या हो रही है, उसकी जीवित रहने में उसकी दिक्कत हो रही है। तो तीसरा स्टेटमेंट उल्टा दे दिया गया और यह है गलत। इस प्रकार हमारा पहला और दूसरा कथन सही है और ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जल्दी से देख लेते हैं। कुछ वैज्ञानिक दिए गए और उनका योगदान पूछा गया है, क्या क्या है, क्या क्या इन्होंने उपलब्धि हासिल की है, ठीक है। तो वैज्ञानिक देख लेते हैं और देख लेते हैं कौन कौन सा सही से इसमें सुमेलित है, ठीक है। तो पहला दिया गया एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के बारे में और बताया गया इन्होंने कोशिका की खोज की है। देखिए कितने इजी प्रश्न हैं जो हर बार ही पूछे जाते हैं और देख लीजिए। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने कोशिका की खोज की है और रॉबर्ट ब्राउन ने माइक्रोस्कोप की खोज की है। तीसरा दिया गया थियोडोर श्वान ने क्या किया, प्लाज्मा झिल्ली की खोज की है। अब हमें बताना है इनमें से कौन से सही सुमेलित हैं। देखिए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी, बिल्कुल सही दिया गया है। और यहाँ पे माइक्रोस्कोप की खोज ये रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने नहीं की थी। अब ब्राउन और हुक में कंफ्यूज ना हो जाइए, माइक्रोस्कोप में हुक लगा लो, बस इसी तरह करके कुछ याद कर डालो। तो माइक्रोस्कोप में हुक होता है और वो रॉबर्ट हुक ने खोजा, ऐसे ही करके याद कर डालिए। रॉबर्ट ब्राउन ने फिर क्या किया, देखिए रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक खोजा था। अब याद कर लो, ब्राउन केंद्रक, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। थियोडोर श्वान ने प्लाज्मा झिल्ली खोजी थी। तो पहला और तीसरा तो सही दिया गया, दूसरा गलत था और मैंने बता दिया इसका क्या सही उत्तर होगा। तो 35 का कितने युग्म सुमेलित हैं, 2 है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये भी याद रखिए, पूछे जाते हैं विज्ञान में कौन से जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या क्या योगदान दिया है या क्या क्या खोजा है, जिससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें बताना है क्या सही है। बोला गया रूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा डीएनए के एक खंड को परपोषी जीवाणु में प्रवेश कराते हैं और एंटीबायोटिक प्रतिरोध मेजबान जीवाणु के लिए एक वर्ण योग्य चिन्हक है। देखिए थोड़ा ज़्यादा हिंदी का प्रयोग हो गया है, बायो ज़्यादातर इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा समझ में आती है, किंतु यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूँगी। रूपांतरण मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन में, जो डीएनए है वो इसका एक खंड क्या होता है, परपोषी जीवाणु में एंटर कर जाता है। तो पहला कथन सही दिया गया है। दूसरा कथन भी दे देते, एंटीबायोटिक प्रतिरोध जो मेजबान जीवाणु है इसके लिए एक वर्ण योग्य चिन्हक है। अब इसको समझते हैं। इसके जो एंटीबायोटिक प्रतिरोध मेजबान जीवाणु है इसका अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एम्पिसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल, ये सब क्या प्रतिजैविक हैं, एंटीबायोटिक जो बोले जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, प्रतिरोध को कोड करते हैं, एनकोड करते हैं, ठीक है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। पहला और दूसरा थोड़ा हिंदी है पर इसके साथ आप याद कर लीजिए तो आपको तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न एंजाइम वर्ग से दिया गया है और ये एक लाइगेज एंजाइम है। देखिए यहाँ पे गलत लिखा, लाइजेज नहीं लाइगेज होता है। अब लाइगेज है क्या, ये एक फेविकोल समझ लो। कैसे याद रखेंगे इसको, फेविकोल याद रखें, लाइगेज जहाँ जाए वहाँ फेविकोल समझ लेना। तो लाइगेज क्या करता है, जल अपघटन के अतिरिक्त विधि द्वारा एंजाइम क्रियाधारकों से समूह के अलग होने को प्रेरित करता है। दूसरा स्टेटमेंट है लाइगेज एंजाइम 2 यौगिकों के आपस में जुड़ने को प्रेरित करता है।
तो यहाँ पे मैंने बताया लाइगेज मतलब फेविकॉल, तो ये जोड़ने का काम तो करेगा ही करेगा। दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। पहला दिया गया है ये समूह को किसी को अलग होने की जहाँ बात की जा रही है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया। क्यों? क्योंकि अलग नहीं कर रहा है, लाइगेज फेविकोल है, जोड़ेगा। अब इसमें देखना है हमें कौन सा उत्तर सही दिया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमें सही दिया गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब एक गद्यांश दिया गया है और हमें बताना है इसके आधार पर ये किसके बारे में बात की जा रही है। इसमें ऑप्शन में अश्विनी कुमार दत्त हैं, गोपाल बाबा वालांगकर हैं, प्रमोथा मित्तर हैं और अरविंदो घोष हैं। इनमें से हमें बताना है किसके बारे में ये जो गद्यांश है वो दिया गया है। चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था और यह एक प्रसिद्ध योगी दृष्टा, दार्शनिक, कवि और भारतीय राष्ट्रवादी थे। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां वे 2 शास्त्रीय और कई आधुनिक यूरोपीय भाषाओं में पारंगत हुए। 1892 में उन्होंने बड़ौदा, जिसको वडोदरा उस समय बोलते थे, कोलकाता में प्रशासनिक पदों पर कार्य किया। 1902 से 10 तक उन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए संघर्ष में भाग लिया था और अंग्रेजों ने क्या किया, उन्हें 3 बार गिरफ्तार किया, 2 बार देशद्रोह और 1 बार युद्ध छेड़ने की साजिश के आरोप में। उन्हें वर्ष 1908 में अलीपुर षड्यंत्र, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कैद किया गया था। ब्रिटिश शासन से छुटकारा पाने की उनकी व्यवहारिक रणनीतियों ने उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर के रूप में चिन्हित किया और कुछ साहित्यिक कृतियों में भी उनकी शामिल है द फ्यूचर इवोल्यूशन ऑफ मैन और सावित्री, अ लेजेंड एंड अ सिंबल, ये दिया गया था। इसमें इनके बारे में उल्लेख किया गया है। हमें बताना इसमें किसके बारे में, अश्विनी कुमार दत्त के बारे में, गोपाल बाबा वालांगकर या प्रमोद मित्रा या अरविंदो घोष, और इसका सही उत्तर है या अरविंदो घोष के बारे में दिया गया है। एक बार फिर से गद्यांश को पढ़ लीजिएगा और इनके बारे में याद भी कर लीजिएगा। बाकी जो दिए गए क्रांतिकारी अश्विनी कुमार दत्त, गोपाल बाबा वालांगकर, प्रमोद मित्र, इनके बारे में भी आप जानकारी जरूर रखिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब पूछा गया धान का जो बौनापन है इसके बारे में बताना और कौन सा कथन सही नहीं है, हमें देख के बताना है। धान का बौनापन, सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रीक्ड ड्वार्फ वायरस इसका एक प्रेरक एजेंट है। फिर से सुन लीजिए, सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रीक्ड ड्वार्फ वायरस, जिसको SRBSDV शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। दूसरा बोला गया है यह वाइट बैग्ड प्लांट हॉपर द्वारा प्रेषित होता है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है केवल धान की प्रजातियों में पाया जाता है और शुरुआती बोई गई धान की फसलों में बीमारी के लक्षण अधिक प्रमुख होते हैं। और हमें सही उत्तर बताना है इनमें से कौन सा है, या कथन कौन सा कैसे बताना है, गलत है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमें जो दिया गया है इसका वायरस जो इसका कॉजिंग एजेंट है बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा भी स्टेटमेंट हमें सही दिया गया है। तीसरा गलत दिया, केवल धान की प्रजातियों में नहीं पाया जाता है और भी कई प्रजातियों में पाया जाता है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। ये भी चौथा स्टेटमेंट भी सही दिया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। देखिए 40th प्रश्न पूछा गया लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसको SSLV बोलते हैं। यह 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। इसका प्रणोदन ठोस और तरल दोनों प्रकार के ईंधनों द्वारा किया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL SSLV लॉन्च सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी एकमात्र एजेंसी है। देखिए जल्दी से इसका उत्तर देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल और केवल ठोस प्रकार के ईंधन का प्रयोग होता है, तरल का नहीं होता है। इस प्रकार हमारा पहला और तीसरा कथन सही हो जाता है और ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए जो 41वां प्रश्न है नोवा इजेक्टा। नोवा क्या है? एक तरह का विस्फोट है। सुपरनोवा हमने पढ़ा था ब्रह्मांड में, उसी तरह नोवा इजेक्टा के बारे में जानना है, विस्फोट की घटना। नोवा इजेक्टा के साथ ही ब्रह्मांडीय धूल का उत्सर्जन होता है। ब्रह्मांडीय धूल की तुलना में तारों के बीच धूल इंटरस्टेलर डस्ट जिसे कहते हैं, इसका निर्माण में कम समय लगता है। बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है। क्योंकि जो ब्रह्मांडीय धूल के तुलना में जो तारों के बीच धूल है, जो इंटरस्टेलर डस्ट है, इसके बनने में कई हजार साल लग जाते हैं, जबकि ब्रह्मांडीय धूल क्या होती है 30 से 100 दिन के भीतर ही बन जाती है। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया और ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। सही कथन पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, विज्ञान का ही है। बताया जा रहा है मेढक त्वचा के माध्यम से पानी में सांस लेते हैं। तिलचट्टे में पोषणी गिजार्ड जिसको बोलते हैं, भोजन के कणों को पीसने में मदद करते हैं। और केंचुए में दोनों प्रकार के लैंगिक जननांग एक ही जीव में होते हैं।
तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए गए हैं। मेढक क्या करता है, पानी में सांस ले लेता है त्वचा से, और जो तिलचट्टे होते हैं उनमें गिजार्ड पाए जाते हैं जो भोजन के कण को क्या करते हैं, पीस देते हैं। और केंचुए में दोनों तरह के जननांग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दोनों ही एक ही जीव में होते हैं। तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, अतः उत्तर डी करेक्ट हो गया। अब देखिए, अभी तक एनिमल्स में या हम लोगों में पूछा जा रहा था बीमारी, अब देखिए फसलों में भी पूछ लिया गया, ठीक है। और रोग प्रतिरोधक पूछे गए हैं, इनके कौन कौन से हैं। तो फसल की किस्में दे दी गई हैं और रोग के प्रतिरोधक पूछे गए हैं। हिमगिरी दिया गया है, हिमगिरी के बारे में बताया गया है। पर्ण तथा धारी कीट, ये इसका प्रतिरोधक है। पूसा कोमल में जीवाणुवीय अंगमारी होती है। और पूसा सदाबहार में तंबाकू मोज़ेक वायरस बताया गया है। और पूसा स्वर्णिम कुंचित अंगमारी कृष्ण विकलन। देखिए ये जो किस्में हैं पहले तो हमें पता होनी चाहिए कि किस्में किसकी हैं, तभी तो हम बता पाएंगे। और हिमगिरी किसकी है, यह है गेहूं की। और गेहूं में क्या होता है, पर्ण तथा धारी कीट होते हैं, सही दिया गया है। पूसा कोमल, अब पूसा कोमल किसकी है, लोबिया की है, ठीक है। लोबिया में क्या होता है, जीवाणुवीय अंगमारी, जिसे शीर्णन बोलते हैं, दूसरा स्टेटमेंट भी सही दिया गया है। पूसा सदाबहार किसकी है, तो ये एक मिर्च की है। और मिर्च में क्या होता है, तंबाकू मोज़ेक वायरस होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस जिसको बोल रहे हैं, या चिली मोज़ेक वायरस भी बोलते हैं। इसमें पर्णकुंचन भी होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही दिया गया है। अब दी गई है पूसा स्वर्णिम, और पूसा स्वर्णिम किसकी है, यह है सरसों की। पूसा स्वर्णिम सरसों की है। और सरसों में कुंचित अंगमारी कृष्ण विकलन नहीं होता। यह किस में होता है, ये पूसा शुभ्रा में होता है, जो कि फूल गोभी की एक प्रजाति है। तो ये किस में होगी, ये फूल गोभी में होगा। तो पूसा स्वर्णिम में क्या होगा, इसमें श्वेत कीट होता है, ठीक है, श्वेत कीट याद रखिएगा। तो जो चौथा है वो गलत है। स्टेटमेंट के हिसाब से 3 मैच हैं, ठीक है। बाकी का जो चौथा है वो मैंने आपको बता दिया है और वो याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर पे। हमसे पूछा गया है अधिकांश जो परजीवी होते हैं वो रोगजनक होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है रोगजनकों के लिए आवश्यक है कि वे परपोषी के भीतरी वातावरण के अनुसार अपने को अनुकूलित कर लें, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या दिया गया, जल्दी से देखते हैं। एलिसा टेस्ट, एलाइजा इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इससे टाइफाइड ज्वर की पुष्टि होती है। और हमें बताना है कौन कौन सा सही दिया गया स्टेटमेंट। तो अधिकांश जो परजीवी होते हैं ये रोगजनक होते हैं, बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। अब जो रोगजनक होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी परपोषी के भीतर घुसते हैं और अपने आप को उसी के हिसाब से अनुकूल कर लेते हैं। तो दूसरा भी सही दिया गया है। अब एलाइजा टेस्ट क्या करता है, टाइफाइड ज्वर की पुष्टि। देखिए टाइफाइड के लिए बहुत लोगों को टाइफाइड हुआ होगा तो विडाल टेस्ट कराया होगा, ऐसा नहीं होता। एलाइजा टेस्ट से क्या होता है, एलाइजा टेस्ट में देखिए इसमें कुछ वेल्स टाइप के बने होते हैं। फिलहाल मैं टेक्निक बताने से बेहतर है बता दूं ये किसके, ये आपने डेंगू के टाइम में देखा होगा, एलाइजा टेस्ट बहुत यूज़ हो रही थी, है ना। तो टाइफाइड के लिए तो विडाल टेस्ट होगा। तो हमारा जो स्टेटमेंट है पहला दूसरा सही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा मुझे आप बताइए कि टाइफाइड होता किस कारक के है वजह से है, तो कारक आप कमेंट कीजिए, ठीक है। जीवाणु से है या कवक से है या फिर और भी जो इसके जो कॉजिंग एजेंट है बताइए, और उसका नाम ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा कि टाइफाइड किससे होता है। पूछे जाते हैं प्रश्न इसलिए मैंने पूछा है, और भी रोगों के याद कर लीजिए, ठीक है। जीवाणु से होने वाले, कवक से होने वाले, शैवाल से होने वाले, ठीक है, या फिर फंजाई से होने वाले जो रोग हैं उन्हीं को कवक ही बोलते हैं, ठीक है। ये सब और वायरस से होने वाली डिजीज़ जो हैं इनको याद कर लीजिए और उनका कॉजिंग एजेंट भी याद रखिए। अगला प्रश्न जल्दी से देखते हैं। हमें दिया गया है जूट के बारे में और सही स्टेटमेंट बताना है। देखते हैं इसमें, इसकी खेती दक्षिण पश्चिम एशिया और ब्राज़ील में की जाती है। और बताया गया भारत विश्व में जूट से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि चीन कच्चे जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। और हमें बताना है कौन सा सही दिया गया है। देखिए पहला स्टेटमेंट सही दिया गया है, दक्षिण पश्चिम एशिया मतलब कहाँ कहाँ, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, थाईलैंड हो गया, ये सब मुख्य उत्पादक देश हैं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या गया, भारत विश्व में जूट की जो बनी वस्तुएं हैं उसका सबसे बड़ा उत्पादक है, ऐसा सही दिया गया है, जबकि चीन कच्चे जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। और बताइए, देखिए भारत विश्व में जो जूट से बनी हुई वस्तुएं हैं उसका बड़ा उत्पादक है, ठीक है, लेकिन जो बांग्लादेश है वो कच्चे जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये गलत दिया गया। दोनों ही ये जो स्टेटमेंट है सेकंड वाला ये हमको गलत दे दिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे चीन मैंने पढ़ दिया, बांग्लादेश पढ़ दिया, वो सही उत्तर है।
चीन क्या होगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। कच्चे जूट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, बांग्लादेश हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड गलत हो गया और हमसे पूछा गया सही कौन सा है, तो यहाँ पर आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 46वां प्रश्न, और हमें यहाँ पर पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं। केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस से पहले होता है और अंतरावस्था कोशिका चक्र का सबसे लंबा चरण है और एस चरण के दौरान प्रोटीन संश्लेषण होता है। और हमें बताना है इसमें क्या सही दिया गया है। देखिए, कोशिका विभाजन की कुछ अवस्थाएं दी गई हैं और हमें कथन कौन सा सही नहीं है ये बता देना है। तो केंद्रक विभाजन में कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियो क्या है और साइटो क्या है। देखिए, ये कोई सेल है, जब इसका विभाजन होता है तो ये दो पार्ट में टूटती है। तो पहले इसका कुछ ऐसा बनता है और फिर ये दो कोशिकाएं अलग हो जाती है। देखिए, पूरा अगर बताने बैठूंगी तो बहुत समय लग जाएगा। तो केंद्रक को कैरियन भी बोलते हैं। तो जब केंद्रक का विभाजन होगा तो कैरियोकाइनेसिस भी बोलेंगे, पहले कोशिकाएं अलग हो जाएंगी। ठीक है, और फिर क्या होगा, जो इसमें साइटोप्लाज्म भरा हुआ है द्रव वो अलग होगा, तब होगा साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस होता है केंद्रक का विभाजन, पहला स्टेटमेंट सही है। और कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस से पहले होता है। देखिए, मैंने क्या किया, कैरियोकाइनेसिस पहले कर दिया और साइटोकाइनेसिस बाद में किया है। ठीक है, बाद में साइटोप्लाज्म होगा। अब अंतरावस्था क्या होती है और इसमें क्या होगा, देखिए ये सबसे लंबा चरण होता है अंतरावस्था, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ फेज। ठीक है, अंतरावस्था। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। एस चरण में दिया गया है कि प्रोटीन संश्लेषण होता है, सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब बनना, और इसमें क्या होगा, डीएनए बनेगा। तो एस चरण में क्या होगा, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, क्या होगा, डीएनए का संश्लेषण होगा। तो चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया और हमसे गलत ही पूछा गया था, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हाल ही में चावल की एक किस्म विकसित की जिसे सुपरचार्ज्ड बायोटेक चावल के नाम से जाना जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, सुपरचार्ज्ड बायोटेक चावल को जीन संशोधन तकनीकी से विकसित किया गया है। सही उत्तर बताना है। देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है गलत है, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने नहीं बनाया है। तो बनाया किसने है, चाइनीज़ एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज ने बनाया है। ठीक है, दूसरा क्या है, सुपरचार्ज्ड जो बायोटेक चावल है इसको कैसे बनाया गया है, तो इसमें जीन मॉड्यूलेशन किया गया है, ना कि जीन संशोधन किया गया है। ठीक है, तो दूसरा भी गलत हो गया और सही पूछा गया, ना तो एक और ना तो दो, दोनों ही नहीं सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, पॉलीमर दिए गए हैं और इनके उपयोग पूछे गए हैं और इनके आधार पे हमें बताना है कौन सा सही मैच्ड है। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं इसको भी। पॉलीमर दिए गए हैं और इनके उपयोग के आधार पे हमें इन्हें बताना है कौन सा सही मैच्ड है। तो पॉलीप्रोपीन जो होता है वो रस्सियों, खिलौनों, पाइपों को बनाने में काम आता है। बैकेलाइट का बताया गया है विद्युत स्विच और बर्तनों के हैंडल बनाने में। ग्लिप्टन इंसुलेटर में, और पॉलीविनाइल क्लोराइड जो कि पीवीसी है वो रेनकोट बनाने में। जल्दी से याद कर लीजिए मेरे साथ ही इसको। देखिए, पहला सही मैच्ड है पॉलीप्रोपीन, रस्सी बनाने, खिलौने, पाइप, इन सब बनाने में पॉलीप्रोपीन यूज़ की जाती है। बैकेलाइट, हम जो बर्तन यूज़ करते हैं उनके हैंडल में बैकेलाइट लगा होता है, विद्युत स्विच में भी बैकेलाइट होता है। ग्लिप्टन इंसुलेटर बनाने में नहीं यूज़ होता है। तो ग्लिप्टन होता किस में है, ये प्रलेप बनाए जाते हैं, प्रलाक्ष बनाने में होता है। अब इंसुलेटर किससे बनाए जाते हैं, पॉलीस्टाइरीन से बनाए जाते हैं। किससे, पॉलीस्टाइरीन। तो पीवीसी किस में यूज़ हो रहा है, पीवीसी रेनकोट हो गया, हैंडबैग हो गए। ठीक है, इन सब में पाइप वगैरह बनाने में यूज़ होता है। तो चौथा भी सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही सुमेलित है। बाकी जो इसका सही उत्तर है वो मैंने बता भी दिया, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से खरीफ फसल है। अब देखिए, खरीफ और रबी फसल बहुत अच्छे से याद रखिए। खरीफ फसल ये क्या होती हैं और रबी फसल क्या होती हैं। तो देखिए, जो खरीफ फसल होती हैं ये वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं और क्या होता है, जैसे कि जून और सितंबर इनका सही मौसम होता है, जून से सितंबर में बोई जाती हैं। अब हमें बताना है इनमें से कौन सी है जो खरीफ फसल है। 3 तरह की फसलें हैं, रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, और जो इसमें एग्जाम्पल दिए गए इन्हीं के आधार पे हम याद कर लेंगे। दिया गया धनिया, जीरा, सौंफ, मिर्च और जई, इनके बारे में बताना है कौन से इसमें आते हैं। तो खरीफ फसल में कौन कौन से आते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो इसमें धनिया, जीरा और जो जई है वो नहीं आता। तो कौन कौन इसमें आता है, मिर्च आ जाएगी और सौंफ आ जाएगी। देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया, इसके जरिए से हम याद कर सकते हैं खरीफ में कौन कौन से आते हैं। तो उत्तर इसका बी सही हो जाएगा। देखिए, खरीफ में याद कर लीजिए, धान आएगा। ठीक है, कैस्टर आता है, ग्वार आता है, कॉटन आता है, कपास जिसको बोल रहे हैं,
ज्वार, तिल, सोयाबीन, मक्का, उड़द, बाजरा और मूंगफली ज़रूर याद रखिएगा, मूंगफली भी इसी में आती है, बाजरा और अरहर भी इसी में आता है। तो क्या हो जाएगा, खरीफ की फसलें। तो आप लोग अब कमेंट करके बताइए। चलिए मैं ही बता देती हूँ कि रबी की फसलों में कौन कौन सी आएंगी। तो अगला याद कर लीजिए, जैसे इसमें बची हुई धनिया, जीरा, जई तो इसमें आ जाएंगी। सरसों सबसे ज़्यादा याद रखिए, टमाटर हो गया, आलू हो गया, ठीक है, ये सब किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा रबी की फसल में। और जितनी पानी वाली फसलें हो गई, जैसे खरबूजा हो गया, खीरा हो गया, ये सब किस में आ जाएगा, जायद की फसल में। याद हो गया, एक बार इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि प्रश्न इससे बहुत बनते हैं। अब हम लोग देखिए इतनी जल्दी 15 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं। और आज का सेशन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आपने क्वेश्चन के साथ साथ काफ़ी चीज़ें कवर की हुई हैं। देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। पायरीन के बारे में पूछा गया है। यह एक नॉन साइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। और दूसरा दिया गया, यह एक कार्सिनोजेन के साथ साथ एक म्यूटाजेन भी है। और हमें बताना है कि कौन सा कथन सही दिया गया है, सही पूछा गया जी। तो इसमें बताना है, देखिए दूसरा कथन बिल्कुल सही दिया गया, कार्सिनोजेन के साथ साथ म्यूटाजेन है। लेकिन क्या है, ये नॉन साइक्लिक नहीं है, ये साइक्लिक है, ये पॉलीसाइक्लिक यौगिक है, ठीक है। इसमें बेंजीन के 4 रिंग होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब हमसे कुछ क्षारक के नाम दे दिए गए और पूछ लिया गया किस में पाया जाता है। अच्छे से देख लीजिए। क्षारक का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया में पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड छूने के पानी में दे दिया गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर में, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूध या मैग्नीशियम, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। चलिए बताइए, तो देखिए कौन कौन से सही सुमेलित हैं। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो बिल्कुल सही दिया गया है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, इसमें पाया जाता है दूध या अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, विंडो क्लीनर में नहीं, साबुन में मिलेगा, ठीक है, साबुन याद कर लीजिए। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड किस में मिलेगा, ये मिलेगा विंडो क्लीनर में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आप सभी को पता भी होगा, चूने का पानी हो गया, याद हो गया। तो कौन सा सही सुमेलित, केवल एक ही सुमेलित है, और जो बाकी सुमेलित करने वो मैंने बता दिए हैं, याद कर लीजिए इसके साथ। और भी क्षारक के नाम और उनके साथ साथ वो किस में पाए जाते हैं, इनको भी याद रखिए। अगला प्रश्न है जंतुओं में श्वसन के बारे में कुछ चीज़ें दी गई हैं, देख लेते हैं। मेढक और सर्प जैसे जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं, ठीक है। और श्वास प्रणाली ट्रैकिया जिसको बोलते हैं, केवल कीटों में ही पाए जाते हैं और जंतुओं के अन्य समूह में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है, ट्रैकी, ठीक है। इससे पूछा जा रहा है। देखिए इसमें दोनों ही कथन सही दिए गए हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ट्रैकी क्या होते हैं, ये जो सेंटीपीड्स और इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, इन सब में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। जीवाणु भोजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा कथन सही है। बोला गया है, इन्हें पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी प्रयोगों के लिए क्लोनिंग संवाहक के रूप में उपयोग किया जाता है और इसमें जीवाणु कोशिकाओं के भीतर उनके जीनोम की उच्च प्रतिकृति संख्या होती है। हमें बताना है कौन सा कथन सही दिया गया है। दोनों के दोनों ही कथन सही दिए गए हैं, ठीक है, तो आंसर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2 स्टेटमेंट हैं, सही स्टेटमेंट बताना है। कीट भक्षी पादप कीटों और छोटे जीवों से प्राप्त कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया, शैवाल लाइकेन का प्रमुख सहजीवी होता है, और दोनों कथन में से सही कथन बताना है। देखिए जो कीट और छोटे जीव होते हैं वो कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं और अपनी पोषक तत्वों की जो कमी होती है उनको पूरा करते हैं, किंतु लाइकेन का जो प्रमुख सहजीवी है वो शैवाल नहीं है, वो क्या है, वो कवक है। इसलिए उत्तर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 55वां प्रश्न बोल रहा है, सौर मंडल के संदर्भ में कुछ कथन है। बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कूपर बेल्ट, ये आने वाली धूमकेतुओं को दीर्घ अवधि के लिए धूमकेतु कहा जाता है। और क्षुद्र ग्रह के बारे में बताया गया है जिनको एस्टेरॉइड्स बोलते हैं, ये बृहस्पति और शनि के मध्य विद्यमान होते हैं। और हमें सही उत्तर बताना है। देखिए बृहस्पति के पास सबसे अधिक उपग्रह हैं, चलिए तो ठीक दिया गया है। कूपर बेल्ट के बारे में देख लेते हैं। कूपर बेल्ट में इसमें क्या होता है, जो कॉमेट्स होते हैं उनके बारे में बताया गया है।
तो ये दीर्घकालिक अवधि के लिए नहीं होते, इनको धूमकेतु नहीं कहा जाता, इनको लघु अवधि के लिए धूमकेतु कहा जाता है। तो दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन भी देख लेते हैं। क्षुद्र ग्रह ये कहाँ पाया जाता है? एस्टेरॉयड बेल्ट, ये मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, यहाँ पे शनि नहीं होगा। इसलिए प्रश्न हमारा तीसरा जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है। देखिए जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति के सबसे अधिक ग्रह पहले थे, उपग्रह सैटेलाइट, किंतु अभी सबसे ज़्यादा किसके हैं? शनि के हैं। और हैं कितने? सैटर्न के 82 हैं, ये याद रखिएगा। तो तीनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, और यहाँ पर इस प्रकार कोई भी सही नहीं है, और ऑप्शन भी ऐसे कोई नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तीनों ही स्टेटमेंट गलत दिए गए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूछा गया है वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और हमें बताना है वायरस के बारे में। तीनों स्टेटमेंट देख लेते हैं। यह एक न्यूक्लिक अम्ल और एक प्रोटीन कोट से बने होते हैं। दूसरा है स्टेटमेंट, ये स्वयं से प्रतिकृति नहीं बनाते हैं। और तीसरा दिया गया है चर्म रोग और विसर्पिका दोनों वायरस से होने वाले रोग हैं। हमें बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए तीनों ही सही कथन दिए गए हैं, ठीक है। वायरस से कौन कौन सी डिजीज़ होती है याद रखिए। चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है, इन्फ्लुएंजा हो गया, स्किन रिलेटेड डिजीज़ हो गई, पोलियो, रेबीज़, इबोला, ठीक है, एड्स भी यहाँ तक कि वायरस से होता है। तो वायरस से होने वाली डिजीज़ और कॉजिंग एजेंट उनके याद रखिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत चीन के बाद विश्व में कच्चे रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा स्टेटमेंट है मलबरी रेशम का उत्पादन केवल छत्तीसगढ़ और झारखंड में होता है। तीसरा स्टेटमेंट है सिल्क समग्र देश में रेशम उद्योग के विकास की दिशा में एक एकीकृत योजना है। और हमें बताना है तीनों में से कौन से कथन सही है। देखिए भारत चीन के बाद क्या है? विश्व में कच्चे रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन हमें बताया गया मलबरी रेशम का उत्पादन केवल छत्तीसगढ़ और झारखंड में होता है, यह स्टेटमेंट गलत दिया गया है। देखिए जो मलबरी रेशम है वो खासकर कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना में उत्पादित किया जाता है। अगर गैर मलबरी की बात की जाए तो ये टसर इसको बोलते हैं। इसका उत्पादन है वो छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा और साथ में पश्चिम बंगाल में भी किया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। जो सिल्क है वो समग्र देश में रेशम उत्पादन उद्योग के विकास की दिशा में एक एकीकृत योजना है, ठीक है। तो हमें तीसरा भी कथन सही दिया गया है। अब इस प्रकार हमारा पहला और तीसरा कथन सही हो जाएगा और ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब हमें कोयले के प्रकार दिए गए हैं और उन्हीं के आधार पर अलग अलग राज्य दिए गए हैं और हमें सुमेलित करना है। पूछा गया है कितने युग्म सुमेलित हैं। तो जो एंथ्रेसाइट होता है ये उच्चतम कोटि का होता है कोयला, और इसके बारे में पूछा गया है। छत्तीसगढ़ से मिलान करने को दिया गया है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है एंथ्रेसाइट। दूसरा बिटुमिनस दिया गया है और इसके सामने हमें जम्मू कश्मीर दे दिया गया है। बिटुमिनस देखिए जो कोयला होता है इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो 60 से 80% की होता है। तीसरा हमें लिग्नाइट दे दिया गया है और एक चौथा भी होता है पीट। तो जो लिग्नाइट दिया गया है इसमें बताया गया है राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है, माफ़ कीजिएगा, लिग्नाइट असम में दे दिया गया है हमें। और पूछा गया अब इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। जो लिग्नाइट होता है इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 55% होती है, और जो पीट कोयला है इसमें लगभग 40% से भी कम कार्बन पाया जाता है और ये निकृष्ट कोटि का होता है। एंथ्रेसाइट को जब मिलान करेंगे तो देखेंगे यह सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, तो पहला युग्म तो सुमेलित नहीं है। अब बिटुमिनस के बारे में देखते हैं, तो यह कहाँ पाया जाएगा? यह सबसे ज़्यादा झारखंड में, फिर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी मिलता है और मध्य प्रदेश में मिलेगा। तो बिटुमिनस भी हमारा क्या है? गलत मैच्ड है। अगर ये ऐसे दिया होता तो शायद हम सही कर देते। अब लिग्नाइट का पूछा गया है, तो लिग्नाइट कहाँ कहाँ मिलेगा? लिग्नाइट राजस्थान में मिलेगा, असम में मिलेगा और तमिलनाडु में मिलेगा। इस प्रकार लिग्नाइट सही मैच्ड है। और अगर पीट की बात की जाए तो इसमें झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और एमपी इन सब में पीट प्रकार का कोयला मिलेगा। तो केवल एक ही युग्म सुमेलित है और आंसर भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ औसत दिए गए हैं, उनके कार्य दिए गए हैं और उनके कार्य के अकॉर्डिंग हमें इन्हें मैच करना है। पहला है पीड़ाहारी, जो दर्द को कम अथवा समाप्त करेगा। एंटीहिस्टामिन अम्लता को कम करेगा और प्रशांतक तनाव को कम करेगा। और प्रतिअम्ल क्या करेगा? हाइपर एसिडिटी को कम करेगा। अब हमें बताना है कौन सा सही मैच्ड है। तो पीड़ाहारी जैसे शब्द से ही हमें पता चल रहा है दर्द को कम या समाप्त कर देगा। एंटीहिस्टामिन, अब हिस्टामिन क्या करेगा? एंटीहिस्टामिन ये क्या करेगा? एलर्जी वगैरह जो होती है, फीवर है, एलर्जी है, कंजक्टिवाइटिस है, या फिर किसी इंसेक्ट ने काट लिया, कीट ने काट लिया, उसके खिलाफ काम करता है। तो एंटीहिस्टामिन यहाँ पे अम्लता गलत दे दिया गया है। प्रशांतक तनाव को कम करेगा, नींद में प्रयोग की जाती हैं। अब यहाँ पे प्रतिअम्ल दिया गया है। देखिए प्रतिअम्ल क्या करता है? अम्लता को कम करता है। यहाँ पर हाइपर एसिडिटी दे दी गई है, एक प्रकार से अम्ल को ही कम करने का कार्य करता है। तो देखा जाए प्रतिअम्ल जो एंटी एसिड है, एंटा एसिड जिसको बोलते हैं, तो एक प्रकार से एसिडिटी को क्या करेंगे? कम करने का कार्य करेंगे या न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इसका भी ये उत्तर सही माना जाएगा। किंतु यहाँ पर हाइपर नहीं, केवल एसिडिटी होती, तो उसको कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक प्रकार से सही आप कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर 3 युग्म सही हैं और 1 युग्म गलत हो जाएगा, जो कि एंटीहिस्टामिन वाला था। अब प्रश्न दिया गया एंथ्रेक्स के बारे में और हमें बताना है इसका सही उत्तर कौन सा है। यह ट्रेपोनीमा पैलिडम जीवाणु के कारण होने वाला एक दुर्लभ संक्रामक रोग है, पूछा गया है। दूसरा स्टेटमेंट है आमतौर पर स्पोर के रूप में फैलता है, बीजाणु के रूप में। और तीसरा दिया गया संक्रमित व्यक्तियों के रक्त में विशिष्ट एंटीबॉडी को मापकर इसका पता लगाया जा सकता है। अब हमें देखिए एंथ्रेक्स के बारे में जानना है। यह एक तरह का संक्रामक रोग है और किसकी वजह से होता है? तो एक जीवाणु की वजह से होता है और उस जीवाणु का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, बैसिलस एंथ्रेसिस से होता है। दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए गए हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में मैक्सिकन किस्मों के गेहूं की शुरुआत के माध्यम से हरित क्रांति की शुरुआत हुई। सेकंड स्टेटमेंट है नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें क्या बोला जाता है? एग्रीकल्चर में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है। को क्रॉप कैफेटेरिया, क्रॉप शेड्यूलिंग और लैंड टू लैब की अवधारणा के विकास का श्रेय दिया जाता है। अब हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। जो नॉर्मन बोरलॉग हैं, इन्होंने क्या किया था? जो मैक्सिकन किस्म की जो गेहूं है, ठीक है, इनकी शुरुआत की थी और इन्हीं के माध्यम से हरित क्रांति की शुरुआत भारत में भी हुई थी। और इनके सहभागी कौन थे? स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। अब यहाँ पे दिया गया है क्रॉप कैफेटेरिया, क्रॉप शेड्यूलिंग, लैंड टू लैब की अवधारणा, इसका विकास। तो इसका विकास जो भारत में है स्वामीनाथन ने किया था। तो इस प्रकार सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया और पहला स्टेटमेंट सही हो गया। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 62 नंबर पे आ गए हैं हम लोग और हमसे पूछा गया है लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं, जो फलीदार होते हैं, इनके पादपों के बारे में, जो ग्रंथिका है इनमें पाई जाती है उनके बारे में हमें बताना है। नाइट्रोजनेज अमोनिया को ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं, ऐसा बोला गया है। और सेकंड है लेग हेमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन अपमार्जक है और हमें बताना है दोनों में से कौन सा कथन सही दिया गया है। देखिए जो नाइट्रोजनेज है, ठीक है, ये एक प्रकार का, देखिए यहाँ पे जो पहला वाला दिया गया नाइट्रोजनेज क्या करता है? अमोनिया का रूपांतरण करता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन में। देखिए उल्टा दे दिया गया है। ये क्या होता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। लेग हेमोग्लोबिन जो होता है वो एक प्रकार का ऑक्सीजन अपमार्जक होता है, ठीक है। ये एंजाइम्स की सुरक्षा के लिए ग्रंथिकाओं में पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अब जो प्रश्न है मानव शरीर के पाचन तंत्र से संबंधित पूछा गया है। बोला गया है मलाशय को बड़ी आंत का भाग बताया गया है। अमाशय की भीतरी परत जो है श्लेष्मा, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जिसको बोलते हैं पाचक रसों का स्राव करती है। और बोला गया है इलियम छोटी आंत का पहला भाग है। तो पहला और दूसरा तो सही दिया गया है स्टेटमेंट, किंतु तीसरा गलत है। कैसे? जो छोटी आंत के भाग हैं उनमें जो सबसे पहला भाग है वो ड्यूडेनम होता है, उसके बाद जेजुनम होता है, उसके बाद क्या होगा? इलियम होगा। तो इलियम अंतिम भाग होता है, ना कि पहला। तो पहला और दूसरा करेक्ट है, आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में बोला गया पौधे में विभिन्न परिवहन तंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया जो साधारण विसरण है
इसमें जो पदार्थ एक बढ़ती हुई सांद्रता प्रवणता की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है सुसाध्य विसरण के लिए विशेष प्रोटीन झिल्ली की आवश्यकता होती है और सक्रिय परिवहन हेतु जो आवाजाही होती है इसके लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है और सही कथन बताना है। देखिए साधारण विसरण क्या होता है, इसमें क्या होता है जो उच्च सांद्रता से जो पदार्थ होते हैं उनके कण होते क्या करते हैं निम्न सांद्रता की ओर बढ़ते हैं। तो पहला स्टेटमेंट उल्टा दे दिया गया और दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। इस प्रकार आप ऑप्शन बी देख लीजिए, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जल्दी से इसी प्रकार देख लेते हैं। 65 नंबर का प्रश्न है और हमें फिर से दिए गए हैं कुछ स्टेटमेंट और उन्हीं में से हमें सही स्टेटमेंट बताने हैं। गन्ने की फसल जो है उसमें रेड रॉट एक जीवाणु की वजह से होने वाला रोग है और दूसरा देखें चिकनी पत्तियां वाली तथा नेक्टर विहीन कपास किस्में बॉल वॉर्म को आकर्षित नहीं करती हैं। अब हमें बताना है इसमें क्या सही है। तो देखिए जो गन्ने में रेड रॉट होता है वो फंगस की वजह से होता है, ना कि बैक्टीरिया की वजह से, कवक की वजह से होता है। पहला स्टेटमेंट गलत दे दिया गया, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है और ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चिकनी पत्ती वाली जो नेक्टर विहीन कपास की किस्में होती हैं उसे वो बॉल वॉर्म को आकर्षित नहीं करती हैं। आकर्षण के लिए उसमें नेक्टर होता ही नहीं है जो सुगंध पैदा करे। अगला देखते हैं 66 नंबर प्रश्न है हमारा और इसमें हमें क्या करना है, सही उत्तर बताना है। हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए कौन से लाभ हैं? कोई टेल पाइप उत्सर्जन नहीं होता है। दूसरा है बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में इसमें फिर से ईंधन भरने में काफ़ी समय लगता है। तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है या बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में अधिक कुशल होते हैं या गैसोलीन से कम ज्वलनशील होते हैं। हमें बताना है इसका सही उत्तर और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हम देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर है ए, कोई टेल पाइप उत्सर्जन इसमें नहीं होता है। हाइड्रोजन ईंधन जो सेल चालित इलेक्ट्रॉनिक वाहन है तो उनका यही लाभ है। आगे देख लेते हैं और दूसरा भी कथन अगर हम देखते हैं बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में इसमें फिर से ईंधन भरने में काफ़ी समय लगता है। तो दो तो इसमें सही है, बाकी तीसरा और चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है, देख लीजिए और इसको अच्छे से रीड भी कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। 67 प्रश्न हमसे पूछ रहा है स्टेटमेंट वाइज, एथेनॉल के व्यावसायिक जो उत्पादन में है ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ईस्ट से उत्पादित स्टैनिन का उपयोग रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने के कारकों के रूप में किया जाता है और जो अंग प्रत्यारोपण रोगियों में प्रतिरक्षा निरोधक इम्यूनोसप्रेसिव कारक है इसके रूप में साइक्लोस्पोरिन ए इसके कवक का निर्मित होता है, मतलब यह कवक निर्मित होता है इसके द्वारा। हमें तीनों कथनों में बताना है कौन सा कथन सही दिया गया है। तो इसमें तीनों ही कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं। उत्तर जो हमारा है इसके अनुसार देख लेते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है 68, मैकरल, कॉमन कॉर्प और पॉम्फ्रेट ये किसके प्रकार हैं? ये पक्षी के हैं, मेढक के हैं, तितली के हैं या फिर मछली के हैं? हमें बताना है इनमें से सही उत्तर क्या है। और मत्स्य पालन में हम देखेंगे मछली की प्रजाति है मैकरल, कॉमन कॉर्प और पॉम्फ्रेट, ये मछली के प्रकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित नदियों में कौन सी भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा साझा करती हैं? अब इनके नाम देखिए, फेनी, खोवाई, मयूराक्षी या दूध कुमार। अब हमें बतानी इनमें से कौन सी रिवर है जो बनाती हैं। तो देखिए इसमें जो फेनी हो गई, खोवाई और मयूराक्षी ये तीन, मयूराक्षी नहीं है, ये दूध कुमार है, ये तीन क्या करती हैं भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मयूराक्षी नदी कहाँ पे है? झारखंड में है। ठीक है, मयूराक्षी रिवर कहाँ पे है और ये क्या है, इस पर मसानजोर जो एक बांध है वो भी निर्मित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 70 प्रश्न में आ गए हैं हम लोग, इतनी जल्दी हमने इतने प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व किए हैं। आगे हमें क्या किया है, कुछ पादप वर्णक दिए गए हैं, पिगमेंट दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें क्रोमेटोग्राफ पर इनका वर्णक रंग बताना है कौन सा होता है। क्रोम मतलब कलर होता है। अब एक तरह के हमें क्लोरोफिल दे दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। अब क्लोरोफिल ए दिया गया पीला और हरा कलर, क्लोरोफिल बी के अनुसार नीला और हरा दिया गया है। ज़ैंथोफिल क्या करेगा, पीला रंग देगा। और केराटिनॉइड दिया गया है
पीला नारंगी कलर, और हमें बताना है कौन सा सही। तो देखिए केराटिनॉइड क्या करेगा, पीला नारंगी, ठीक है, केराटिन वाले पिगमेंट से, गाजर में जैसा कलर आप लोग देखते हैं। ज़ैंथोफिल क्या करेगा, पीला रंग देगा। तो दो तो सही हो गए, पहले ही देख लिया हमने। अब क्लोरोफिल ए और बी को इंटरचेंज कर लीजिए, सही हो जाएगा। किंतु हमें क्या दिया गया है, कलर अलग दे दिया गया है। तो दो नहीं मैच है और दो मैच है, और दो कैसे मैच होंगे ये हमने आपको मैच करके दिखा दिया है, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न पादप ऊतकों के बारे में है, जो प्लांट टिश्यूज होते हैं उनके बारे में पूछा गया है। बताया गया स्क्लेरेनकाइमा ये जटिल स्थायी ऊतक का एक प्रकार है, और जाइलम जो होते हैं केवल ट्रैकेट्स में वाहिनिका जिनको बोलते हैं, और सीव ट्यूब्स और कंपैरिजन सेल से मिल करके बना होता है, कंपेनियन सेल सॉरी, जिनको सहकोशिकाएं बोलते हैं। तो हमें दोनों में बताना है कौन सा कथन हमें सही नहीं दिया गया है। सबसे पहले तो यही देख लेना है कौन सा सही नहीं दिया गया है। तो हमें दोनों ही सही नहीं दिए गए, क्यों? जो स्क्लेरेनकाइमा होता है ये जटिल स्थायी ऊतक नहीं है, ये क्या है, ये बहुत ही साधारण होता है, मतलब सरल स्थायी ऊतक का प्रकार है, ठीक है। और जो दूसरा कथन है ये भी गलत दिया गया, क्यों? जो जाइलम होते हैं वो ट्रैकेट्स, वाहिका जाइलम, पैरेनकाइमा, ठीक है, और जाइलम फाइबर रेसे जो होते हैं इनसे मिलकर के बना होता है, ना कि कंपेनियन और सीव सेल से, ट्यूब से। दूसरा भी स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया, और नहीं पूछा गया था हमसे, ठीक है। तो हमारा कथन दो भी सही नहीं है। इस प्रकार हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, सी, और एक और दो दोनों ही सही नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 72 वाला, और इसमें क्या पूछा गया है, जल्दी से पढ़ते हैं। पूछा गया है हमसे, रक्त में हिस्टामिन का एक उच्च स्तर एलर्जी को कम कर सकता है। अभी हमने एंटी हिस्टामिन पढ़ा था और इसी से हम लोग पता लगा सकते हैं। फिर दूसरा स्टेटमेंट है कोलोस्ट्रम, इसमें प्रचुर मात्रा में आईजीए, आईजीए क्या है, एंटीबॉडी के कई सारे प्रकार होते हैं, और ये आईजीए प्रकार की एंटीबॉडी होते हैं, ऐसा बताया गया है, ठीक है। अब हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो देखिए जो कोलेस्ट्रॉम होता है इसमें आईजीए प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है, ठीक है, देख लिया हमने। अब पहला क्या दिया गया है, रक्त में जो हिस्टामिन होता है यह एक उच्च स्तर पर एलर्जी को कम कर सकता है। देखिए एलर्जी को कम करने के लिए हिस्टामिन नहीं होता, मास्ट सेल्स होती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, अब ये मास्ट सेल क्या करती हैं, हिस्टामिन और सीरोटोनिन को सिक्रीट करती हैं, जो क्या करता है, जिनके कारण एलर्जी बढ़ जाती है, ना कि कम हो जाती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एलर्जी क्या है, कुछ जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई स्पोर हो सकता है, किसी के खिलाफ जो अपने अंदर एक प्रतिरक्षा डेवलप हो जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, एलर्जी। और जो एलर्जी कॉज करते हैं उनको एलर्जन बोलते हैं। अब हमारे शरीर में कई प्रकार की एंटीबॉडी होती है, जैसे आईजीई हो गई, आईजीजी हो गई, आईजीएम हो गई, और एक आईजीए दी गई है, ठीक है। इस प्रकार की हमारी क्या होती हैं, पाई जाती हैं। अब इसमें भी इम्यूनिटी है, अभी आगे हम लोग समझेंगे। कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, देखो कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, जो लैक्टेशन होता है उसमें सिक्रीट होता है, और उसमें क्या होता है, आईजीए प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। इसीलिए क्या कहते हैं कि माँ का दूध जो होता है बच्चों के लिए बहुत ही पोषक तत्व इसमें होते हैं, और क्या होता है, लड़ने की क्षमता भी देते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग करते हैं, इसीलिए नवजात शिशुओं को माँ का दूध बहुत ज़रूरी होता है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है, पशु और मानव पोषण के लिए प्रोटीन के वैकल्पिक स्रोतों में एकल कोशिका प्रोटीन एसीपी है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया, प्रोटीन युक्त आहार प्रदान करने के लिए स्पाइरुलिना भी बोलते हैं इसको, शैवाल को वाहित मल पर आसानी से उगाया जा सकता है। और हमसे पूछा गया कौन सा कथन इसमें गलत दिया गया है। देखिए दोनों ही सही हैं, तो कोई भी कथन गलत नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जल्दी से देख लेते हैं, 74 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं हम लोग, और हमें बताना है निम्नलिखित संधि। अब इन संधियों पे हमें विचार करना है और बताना है कौन सी संधि सही दी गई है, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं। अब ये सही किस प्रकार से पूछी गई हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के मध्य इनमें से कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पहली है सामरिक शस्त्र सीमा वार्ता फर्स्ट, सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि फर्स्ट, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, और चौथा है संचार संगतता और सुरक्षा समझौता। इनमें से कौन सी संधियाँ की गई हैं ये हमें बताना है। जल्दी से देख लेते हैं इसका सही उत्तर। इनका सही उत्तर 1 और 2 है, इस प्रकार आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब हरित
क्रांति से संबंधित प्रश्न है। पूछा गया हरित क्रांति के दौरान उच्च उपज और रोग प्रतिरोधी फसलें जया और रत्ना विकसित की गई। ये किस फसल की किस्में हैं? देखिए, जया और रत्ना जो है वो एक प्रकार से धान की किस्में हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, गेहूँ, गन्ना, जूट, इन सब की भी फसलें हमें याद रखनी है, उनके भी प्रकार। 76वां प्रश्न बोल रहा है अल्फा इंटरफेरॉन के बारे में, और इनमें से पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। सारे कथन एक बार हम लोग देख लेते हैं। यह जैविक अनुक्रिया रूपांतरण है जो प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करता है। फिर दिया गया यह ट्यूमर कोशिकाओं को पहचानने और नष्ट करने में मदद करता है। अगला क्या दिया गया है, इनका प्रमुख उपयोग क्रोनिक हेपेटाइटिस बी के उपचार में किया जाता है, और यह एक प्रकार प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला साइटोकिन जो कि जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र कोशिकाओं से निर्मित होता है। इसमें देखिए क्या गलत दिया गया है, ये ऑप्शन सी गलत दिया गया, इसलिए यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसका उपयोग क्रोनिक हेपेटाइटिस बी के उपचार में नहीं किया जाता। बाकी सारे सही दिए गए स्टेटमेंट, और इनको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न 77 पे आ गए हैं हम लोग, और इनमें भी हमसे सही उत्तर पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड अणुओं की दोहरी परत होती है, और साइटोप्लाज्म कोशिका के अंदर पाए जाने वाला जल तरल पदार्थ है, और शरीर की प्रत्येक कोशिका एक कोशिका प्लाज्मा झिल्ली से घिरी होती है। देखिए, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई भी गलत नहीं दिएगा। अभी साइटोप्लाज्म के बारे में हमने डिस्कस किया था साइटोकाइनेसिस में और कैरियोकाइनेसिस में। तो जो कोशिका के अंदर द्रव भरा होता है पानी जैसा पदार्थ, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और जो कोशिका झिल्ली होती है वो फॉस्फोलिपिड की अणुओं की जो दोहरी परत होती है उससे बनी होती है, और प्रत्येक कोशिका में कोशिका झिल्ली तो होती ही होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा लेयर। ठीक है, वो होती ही होती है। किंतु पौधों में क्या होती है, ठीक है, सेल वॉल होती है। यहाँ पे क्या बोली जा रही है, प्लाज्मा होती है। चलिए, तो इस प्रकार हमारे तीनों ही कथन सही हैं, और उत्तर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न बोला गया है समाचार पत्रों में देखी गई स्माइल 75 पहल। अब स्माइल 75 पहल क्या है ये बताना है। भारत में भिखारियों का पुनर्वास, वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, मुख्य स्वास्थ्य पर जन जागरूकता अभियान, या सूक्ष्म लघु और उद्यम है उनमें ऋण सुविधा प्रदान करना। इसका उत्तर ए सही हो जाएगा। इसमें भारत में भिखारियों का जो पुनर्वास है इससे संबंधित है स्माइल 75 पहल। ओके, अगला प्रश्न जल्दी से देखते हैं। जल्दी से सही कथन का चुनाव करके बताना है बेकिंग सोडा के बारे में, और बेकिंग सोडा का जो नाम दिया गया रासायनिक वो सोडियम बाइकार्बोनेट दिया गया है, और यह सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। यह अतिरिक्त अम्ल को निष्क्रिय करता है। इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। चारों स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका जो फॉर्मूला है NaHCO3 होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सारे ही स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। 80 प्रश्न है, अब ये 80 नंबर का है, और इसको भी जल्दी से देखते हैं क्या पूछा जा रहा है हमसे। पूछा गया है संकर में पौधों को क्रॉस संकरण के दौरान हमेशा वांछनीय लक्षणों की प्राप्ति नहीं होती, और सैक्रम बारबरी को मूलतः उत्तर भारत में पैदा किया जाता था, परंतु इसका शर्करांश तथा उत्पादन क्षमता बहुत कम होती थी। संकर का मतलब दो प्रजातियों का क्रॉस कराने पे जो मिलता है हमें प्रजनन की जो प्रक्रिया है उसको संकरण कहते हैं। अब बोला गया है जो क्रॉस संकरण है अगर इसको कराते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमने लक्षण चाहे वही मिलेंगे। तो ये स्टेटमेंट सही दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट हमसे क्या कह रहा है, जो सैक्रम बारबरी है इसको बोला गया उत्तर भारत में पैदा किया जाता था, और इसमें शर्करांश उत्पादन में बहुत कम होता था। दोनों ही कथन बिल्कुल सही दिए गए, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न 81 नंबर में देखते हैं। अब निम्नलिखित मंत्रालय और संगठन में से कौन से मत्स्य सेतु ऐप के विकास से शुरुआत से जुड़े कुछ हैं जो स्टेटमेंट देख लेते कौन से सही दिए गए। पहला दिया गया मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। दूसरा है इसमें और कौन जुड़े हैं, केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड और कृषि और विकास कल्याण मंत्रालय। देखिए इसके तीनों पार्ट है किंतु कृषि और किसान मंत्रालय इसका पार्ट नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 82 नंबर का। अब पादप कोशिका में पूछा गया है जो इसकी भित्ति होती है, पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, और पूछा गया क्रोमैटिन पदार्थ धागे की तरह रचनाओं के जाल का एक पिंड होता है, और हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है।
अब हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, पारदप जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, ये बात सही बोली गई है। और जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, जो धागे होते हैं उनकी रचनाओं का एक जाल होता है। दोनों ही कथन सही हैं, किंतु पूछा गया कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब पूछ रहा है संयोजी ऊतक के बारे में, और बोला गया रक्त एक प्रकार का क्या है, संयोजी ऊतक है। दूसरा है एरियोलर संयोजी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, नाक और कान में। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि एरियोलर कहाँ पाए जाएंगे, मांसपेशियों के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, और एक ही करेक्ट हमसे पूछा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मेजबान सेल एक विजातीय डीएनए के प्रवेश की एक विधि नहीं है। ठीक है, विधि नहीं है पूछा जा रहा है, और हमें बताना है कौन सा नहीं है। हीट शॉक ट्रीटमेंट है, माइक्रो इंजेक्शन है, जीन गन है, और एक रूपता है। देखिए, वो एक रूपता नहीं है इसमें। हीट शॉक ट्रीटमेंट क्या है, एकदम से गर्म करते हैं फिर तुरंत ठंडा कर देते हैं, ये हीट शॉक ट्रीटमेंट है कि बहुत हाई टेम्परेचर पे रखा और क्या किया, फिर तुरंत उसे फ्रीजिंग टाइम पॉइंट पे पहुंचा दिया, तो ये एक हीट शॉक ट्रीटमेंट हो गया। इसके थ्रू भी हो जाता है कि डीएनए को क्या करते हैं, एंटर करवा देते हैं। माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू भी होता है, और जीन गन के भी थ्रू होता है, किंतु एक रूपता के थ्रू नहीं होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में किसे जाना जाता है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था ग्रैंड ओल्ड मैन के बारे में, अब ग्रैंड ओल्ड लेडी बताना है। इसका सही उत्तर बताना है, अरुणा आसफ अली है, मातंगिनी हाजरा, या फिर सुचेता कृपलानी, या पद्मजा नायडू। और इसका सही उत्तर है अरुणा आसफ अली। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हमें इनमें से सही कथन बताने अल्कोहल और फिनॉल के बारे में जो स्टेटमेंट है। अब देख लीजिए जल्दी से, 86 नंबर का प्रश्न है, और सही उत्तर हमें इनमें से देख के बताना है कौन सा सही है। ये तब बनते हैं जब किसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन परमाणु को OH समूह द्वारा विस्थापित किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, अल्कोहल और फिनॉल का क्वथनांक कार्बन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि के साथ नहीं बढ़ता है। फिर बोला गया अल्कोहल और फिनॉल की घुलनशीलता जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की इसकी क्षमता होती है। और चौथा दिया गया, फिनॉल प्रकृति में अम्लीय नहीं होते हैं। तो इसमें दूसरे और चौथे कथन को छोड़ के दोनों सही हैं, बस इसका उल्टा कर लीजिए और ये सही हो जाएंगे। इस प्रकार हमारे कौन सा पहला और तीसरा सही सुमेलित है, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं 87, और इसमें से भी सही कथन बताने हैं। बिल्कुल आदत पड़ गई है हम लोग को इस तरह के प्रश्न सॉल्व करने की, है ना। तो सही उत्तर बताना है, विश्व की 70% पशुधन आबादी भारत और चीन में है, पूछा गया है। अतः प्रजनन में होमोजाइगोसिटी में वृद्धि होती है। होमोजाइगोसिटी समयुग्मजता जो बोलते हैं उसको बोली गई है। ठीक है, तो अब हमें इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। दोनों ही कथन सही दिए गए हैं। ठीक है, तो सही ही पूछा गया था, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। धीरे धीरे 87 प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, आज 88 है, और बताना है इनमें से भारत के उपयुक्त में से कितने राज्यों में मैनग्रोव वन पाए जा सकते हैं। देखते हैं, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर और गुजरात। बताइए इनमें से कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर डेल्टा का निर्माण होगा वहाँ वहाँ तो पाए ही जाएंगे। ठीक है, जहाँ पर क्या होगा, खारा पानी मिलेगा हमें, तो इनमें से चलिए जल्दी से देख लेते हैं किसमें किसमें मिलेगा। पश्चिम बंगाल में सही है, यहाँ पे मिलेगा। और क्या है, गुजरात में भी पाया जाता है, तो दो तो सही हो गए। और कहाँ कहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें नागालैंड, और फिर क्या होगा, मणिपुर यहाँ पर गलत हो जाएगा। केवल 2 राज्यों में मिलेगा। कहाँ कहाँ पाया जा सकता है देख लेते हैं। इसमें आंध्र प्रदेश होगा, गोवा में भी पाया जाएगा, गुजरात होगा, जितने तटीय राज्य हैं, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हो गया, दमन दीव, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ये सब क्या हो जाएंगे, इनमें सब में, जहाँ भी जितने भी तटीय राज्य हैं उन सब में पाया जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 89 प्रश्न पे आ गए हैं हम लोग, और पूछा गया है अब हमसे, निलंबित कण आंखों से नहीं देखे जा सकते। दूसरा दिया गया स्टेटमेंट, कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। देखिए, निलंबित कण क्या होते हैं, सस्पेंशन बोला गया है। पहला कथन बिल्कुल गलत है, देखा जा सकता है। दूसरा कथन सही दिया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, फिर से आ गए हैं कुछ संक्रामक रोग और उनको मिलाने वाले कारक। ठीक है, 90 प्रश्न है, और जल्दी से मैच करते हैं इनको। बोला गया काली खांसी होता है वेरिसोला जोस्टर से। बुओनिक प्लेग जो है वो यर्सेनिया पेस्टिस से होता है। चर्म रोग ट्राइकोफाइटन रूब्रम, और छोटी माता ट्राइकोफाइटन
मेंटाग्रोफाइट्स की वजह से होता है। बताना है कौन कौन से सही सुमेलित हैं और कितने सुमेलित हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं काली खांसी। और काली खांसी किससे होता है? इसका जो कॉजिंग एजेंट है बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया का नाम है बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। खांसी को इंग्लिश में पर्ट्यूसिस बोलते हैं, और पीछे लगा हो पर्ट्यूसिस, बस वही हो जाएगा सही। तो पहला कथन हो गया गलत। किससे होगा? बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। अब बुबेनिक प्लेग के बारे में जान लेते हैं। प्लेग किससे होता है? यर्सीनिया पेस्टिस से। तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसका कॉजिंग एजेंट क्या है? प्लेग भी क्या होता है? बैक्टीरिया से होगा। अब बात करते हैं चर्म रोग, जैसे कि किन्हीं को स्किन रिलेटेड डिजीज़ होती है, जैसे दाद वगैरह। अब इसका भी सही दिया गया है, ट्राइकोफाइटन रूब्रम। ये एक तरह का फंगस होता है, कवक, इससे होता है। छोटी माता, ठीक है, चिकन पॉक्स जिनको बोलते हैं। अब ये किससे होता है? ये होता है वेरिसोला जोस्टर से। ये एक तरह का वायरस है, ठीक है, याद रखिएगा, वेरिसोला जोस्टर से। अब देखिए और भी कुछ होते हैं, जैसे खसरा हो गया, वो किससे होगा? वो रूबेला से होता है, वो भी एक तरह का वायरस है। वायरस से देखिए कोल्ड भी हो जाता है, राइनो वायरस से, ये भी एक प्रकार का वायरस है। बैक्टीरिया से आपको पता होगा टीबी होती है, और टीबी को याद करने के लिए क्या करेंगे? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। पीछे क्या? ट्यूबरकुलोसिस। देखिए जितने भी बैक्टीरिया से होते हैं डिजीज, उनके इंग्लिश नाम याद रखो, और देखोगे जो उनके कॉजिंग एजेंट का नाम है, उनके आखिरी में उसी तरह का नाम मिल जाएगा, आपको मैच करने में आसानी होगी। तो कितने सही सुमेलित हैं? केवल 2 ही सही सुमेलित हैं, बाकी क्या हो गए? गलत हो गए। ठीक है, यर्सीनिया पेस्टिस और ट्राइकोफाइटन रूब्रम ही मैचिंग था, बाकी गलत हैं। बाकी मैंने याद करा दी हैं आपको। अगला प्रश्न है 91 और पूछा गया है कौन सा सही कथन है। पूछा गया बहिसंकरण अवसादन को दूर करने में मदद करता है। दूसरा है हिसारडेल एक संकर नस्ल की गाय है। तीसरा दिया गया खच्चर अतः विशिष्ट संकरण का परिणाम है। ये एक प्रकार की प्रजनन की प्रक्रिया है, संकरण जिसको बोलते हैं, हाइब्रिड आप याद रखते हैं। तो इसमें देखिए पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, किंतु हिसारडेल जो है ये गाय की नहीं, भेड़ की है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। और इससे क्या अवसादन को दूर कर सकते हैं? अगर बाह्य संकरण करते हैं तो कुछ कमियों को दूर भी किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसमें अब सही स्टेटमेंट अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें कितने मैच हैं? 2 मैच हैं। कौन कौन सा? पहला और तीसरा, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अगला देख लेते हैं प्रश्न 92 नंबर का। धातु अथवा अधातु के बारे में पूछा गया और कथन इनमें देखने कौन से सही है। पहला दिया गया पारा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र धातु है। दूसरा दिया गया है स्टेटमेंट जर्मेनियम में सभी गुण अधातु के समान होते हैं। बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो चलिए और देख लेते, स्टेटमेंट तो नहीं दिए गए, इसी में से हमें बताना है कौन सा कथन सही दिया गया है। देखिए जो पहला कथन दिया गया है वो पारे के बारे में दिया गया है। पारा कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में रहने वाला एकमात्र धातु है, तो पहला कथन तो सही हो गया। दूसरा कथन हमें क्या दिया गया है? ये हमें गलत दिया गया है। इसमें क्या जर्मेनियम बोला गया है, इसके गुण के बारे में फिर से पढ़ लेते हैं इस स्टेटमेंट को जल्दी से। और जर्मेनियम के बारे में दिया क्या है? यह सभी गुण, इसमें जो सभी गुण है वह धातु के समान होते हैं, गलत दिया गया है। इसमें कुछ तत्व धातु के और कुछ गुण क्या होते हैं? अधातु के होते हैं, इसलिए इसको मेटलॉइड बोलते हैं। ठीक है, जैसे अब इसके और भी एग्जाम्पल देखें तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, जर्मेनियम दिया ही हुआ है। तो हमारा आंसर बी जो है, स्टेटमेंट बी है, वो गलत है, और जो स्टेटमेंट पहला है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दिया गया एपिथीलियमी टिश्यू जो होते हैं, एपिथीलियम टिश्यू या एपिथीलियमी ऊतक, बोला गया है इसकी कोशिकाएं एक दूसरे से सटी हुई होती हैं, लेकिन ये अनवरत परत कॉन्टिन्यूअस शीट का निर्माण नहीं करती हैं। और दूसरा बोला है स्टेटमेंट आंत सल्की एपिथीलियम से ढकी होती हैं। बताना है कौन सा सही उत्तर दिया गया है। तो देखिए जो एपिथीलियम ऊतक की कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे से सटी होती हैं और एक अनवरत परत का निर्माण करती हैं, पहला गलत, कॉन्टिन्यूअस शीट बनाती हैं। और आहार नाल और मुख का जो स्तर होता है वो सल्की एपिथीलियम से ढका होता है, ना कि आंत। तो दूसरा भी गलत है, ना तो एक सही और ना तो दूसरा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न मॉडल टेनेंसी के बारे में पूछा गया है और पूछा गया है इसका सही उत्तर बताना है कौन सा सही है। मकान मालिक के साथ विवाद के लंबित रहने दौरान किराएदार को किराए का भुगतान नहीं करना होता है। दूसरा स्टेटमेंट है अप्रत्याशित आपदा की स्थिति में मकान मालिक किराएदार को मनमाने ढंग से मकान से बाहर नहीं कर सकता है। और तमिलनाडु ने इस अधिनियम के तर्ज पर टेनेंसी कानूनों में संशोधन किया है। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। किराएदार को भुगतान भी करना पड़ेगा, फ्री में थोड़े ना रह सकते हैं।
तो देखिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 95 देख लेते हैं, और यह सेल से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। देखते हैं जल्दी से स्टेटमेंट कौन से सही हैं। पूछा गया है राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषण होता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया गया है, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका SER, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको बोलते हैं, ये विभिन्न प्रकार की विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें बताना है कौन सा कथन सही दिया गया है। ठीक है, तो दोनों ही कथन सही दिए गए हैं हमें। ठीक है, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और जो SER है वो निराविषीकरण में भूमिका निभाता है। दोनों ही कथन सही, ऑप्शन बी सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गया ग्रामीण उद्यमी परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन देखिए। यह परियोजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। और दूसरा स्टेटमेंट है इस परियोजना का पहला चरण उत्तर प्रदेश और गुजरात में लागू किया गया। और बताना कौन सा कथन सही नहीं है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों ही सही नहीं है। क्यों, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। देखिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम जो है NHDC, इसके द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है, दूसरा क्या, ये कहाँ ये महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, MP, झारखंड और गुजरात 5 राज्यों में लागू की गई। यूपी इसमें राज्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर सी करेक्ट हुआ है। 97वां प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ बोला गया है लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, और बोला गया है ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक अंग होते हैं जिसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है पादप कोशिकाओं में रजधानियाँ छोटी होती है जबकि जंतु कोशिकाओं में रजधानियाँ बड़ी होती हैं। वैक्यूल्स बोलते हैं रजधानियों को कॉमनली। लवक जो होते हैं वो केवल पादप कोशिकाओं में होते, सही। और जो ल्यूको का मतलब कलर नहीं होगा, ठीक है, कलर विहीन वाले, ये प्राथमिक अंग होते हैं। स्टार्च, तेल और प्रोटीन संचित करते हैं इसलिए कलर विहीन होते हैं। क्रोमो अगर होता प्लास्ट तो कलर देते हैं, जैसे कि अभी हमने केराटिनिन वगैरह पढ़ा था, ज़ैंथोफिल वगैरह। पादप कोशिकाओं में देखिए रजधानियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, संचय का कार्य करती हैं, किंतु जो जंतु कोशिकाएं उसमें बहुत छोटी छोटी होती हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हुआ है, पहला दूसरा करेक्ट है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, राइट। कुछ धातु दी गई हैं और इनके एस पूछे गए हैं। एल्यूमिनियम का मैग्नेटाइट, आयरन का कैलामाइन, कॉपर का मैलेकाइट और जिंक का क्रायोलाइट, और बताना है कौन सा मैच है। देखिए एल्यूमिनियम के 2 होते हैं, कौन कौन से, बॉक्साइट और क्रायोलाइट। तो क्रायोलाइट तो इसका हो गया, पहला गलत हो गया मैचिंग। आयरन के हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ये सब होते हैं, तो दूसरा भी नहीं है, ये भी गलत। कॉपर का दिया गया है, इसमें कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लैंस, मैकेलाइट भी है, क्यूपराइट भी है, तो मैकेलाइट या मैलेकाइट दिया गया है, इसी को सही कर देते हैं। दस्ता का दिया गया है जिंक का, कैलामाइन, जिंकाइट, जिंक ब्लेड, तो ये भी नहीं है, केवल एक ही मैच्ड है। ठीक है, और उत्तर भी मैंने सही से आप लोग को बता दिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अब हमसे पूछा गया एंटीबायोटिक्स के बारे में। कहा गया है ये कवक और जीवाणु से बनाई जाती है, और कौन से, देख लेते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन और क्विनोलोन और ग्लाइकोपेप्टाइड्स, इनमें से किसका यूज़ करके क्या है, कौन कौन सी जो है एंटीबायोटिक के रूप में यूज़ किया जाता है। अब हमें बताना है इसमें से स्ट्रेप्टोमाइसिन होगा, टेट्रासाइक्लिन होगा, एरिथ्रोमाइसिन भी होगा, किंतु फ्लोरोक्विनोलोन और ग्लाइकोपेप्टाइड्स इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आखिरी प्रश्न है हमारा। देखिए धीरे धीरे हमने सारे प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। अब पूछा गया पर एंड पॉलीफ्लोरिनेटेड एल्कलाइन, ठीक है, PFAS, ठीक है, जो फॉरएवर केमिकल्स होते हैं इनके बारे में पूछा गया है। और बोला गया है ये किस में पाए जा सकते हैं, श्रृंगार में, अग्निशामक, फास्ट फूड, रैपिंग में, वस्त्र में, किन में ये यूज़ होते हैं। ठीक है, और हमें देखने हैं इनके सही उत्तर देने हैं। तो देखिए जो फॉरएवर केमिकल्स होते हैं सब में पाए जाएंगे। ठीक है, श्रृंगार में, अग्निशामक, फास्ट फूड, रैपिंग में, वस्त्र में, सब में होंगे PFAS। इस तरह हमने क्या किया, आज ये पूरी टेस्ट सीरीज सॉल्व की है और साइंस के बेहतरीन प्रश्न हमें इसमें देखे हैं। क्या हुआ है, अगर ऐसे प्रश्न हम सॉल्व करते जाएंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे, तो हमारा जो प्रीलिम्स एग्जाम है लगभग ऐसा ही होगा। और ज़्यादातर प्रश्न आप देखिएगा यहाँ से ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे।
ठीक है, तो इस प्रश्न पत्र को आप बहुत अच्छे से हल कीजिए और पूरा प्रश्न पत्र तैयार कीजिए। देखिएगा, इससे आपको बहुत ही सहायता मिलेगी और बहुत अच्छा पेपर आपका होने वाला है। तो इसी प्रकार पूरे पेपर को सॉल्व कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए, वो भी प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। अगर कुछ भी आप जानकारी देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।